जब सारे लोग फरारी के पास खड़े थे और उसे अपनी आवाज से चालू करने की कोशिश कर रहे थे, तब लकी भी वहीं पर खड़ा था। लोग उसे भी इस खेल में शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन लकी अंदर नहीं आना चाह रहा था। फिर जब केशव ने उसे ललकारा तो लकी से नहीं रहा गया। दोनों के बीच में शर्त लगी और आखिर में लकी ने फरारी चालू कर दी, लेकिन केशव ने जो शर्त लगाई थी वो उसे पूरा नहीं कर सका। ऐसे में लकी अपनी गाड़ी में बैठा रहा और उसे घुमा कर केशव के सामने ला दिया। केशव ने देखा कि लकी गाड़ी में बैठा हुआ था और वो केशव के ऊपर हंस रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अचानक से उसके पैरों में कुछ बंध गया, और फिर जब उसने नीचे देखा तो पाया कि 2 रस्सियां गाड़ी के नीचे से निकली और सीधी उसके पैरों में जाकर बंध गई। बाकी लोग जो वहां खड़े थे वो भी इसे देखकर चौंक गए। बाप रे, ये गाड़ी तो सच में कमाल है, क्या टेक्नोलॉजी है इसमें। हाँ यार, बहुत शानदार है। अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं सबसे पहले तो यही गाड़ी खरीदता। इधर लकी ने अपनी फरारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। केशव को रस्सियां धीरे धीरे अपने साथ खींचने लगी थी और एक वक्त के बाद में उसका बैलेंस भी बिगड़ गया। वो नीचे धड़ाम से गिर गया। लकी ने उसे रगड़ते हुए इस तरह चौराहे के 2 चक्कर मारे थे। केशव जमीन पर लेटा हुआ था और वो पूरी सड़क पर जैसे लोटा जा रहा था। कभी उसकी पीठ छिल रही थी तो कभी उसका पेट। वो दर्द के मारे जोर जोर से बस चिल्लाए जा रहा था। जब थोड़ी देर बाद लकी ने गाड़ी रोकी तब जाकर केशव की जान में जान आई। उसके कपड़े पूरी तरीके से फट गए थे और वो किसी भिखारी से कम नजर नहीं आ रहा था। जब लोगों ने केशव को इतनी बुरी हालत में देखा तो वो लोग उसे देखकर सहन नहीं कर पा रहे थे। नैना और बाकी लोगों का तो दिल उनके मुंह में आ गया और उनकी आंखें थर थर कांपने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो चीज लकी केशव के साथ कर रहा था, हो सकता था वो चीज उन लोगों के साथ भी वो करे। इधर केशव धीरे धीरे जैसे तैसे जमीन पर से खड़ा हुआ। उसके पीठ पर से कपड़े हट चुके थे और उसके घाव साफ नजर आ रहे थे। वो बुरी तरीके से छिला दिखाई दे रहा था। उसके घाव में से खून भी आ रहा था। लकी ने अपने रियर व्यू मिरर से देखा कि केशव अपनी जगह खड़ा हो रहा है और अचानक से उसने स्टीयरिंग पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। जैसे ही वो बटन दबा तो फरारी के साइलेंसर में से आग निकली और सीधी केशव के शरीर पर जाकर बरस गई। केशव के सारे बाल जल गए। उसके शरीर पर भी और ज्यादा खून के धब्बे हो गए। जैसे ही उसके ऊपर लकी ने आग बरसाई तो उसका जो दर्द अभी थोड़ा कम हुआ था वो अचानक बढ़ गया। केशव ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो जोर से चिल्लाए जा रहा था। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया चिल्ला रहा हो। वो आग सिर्फ नीचे ही थी और बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पाई। जब सब लोगों ने देखा कि लकी ने केशव को लगभग मौत के मुंह में ही धकेल दिया था तो उनकी हालत तो खराब हो गई। इधर लकी के चेहरे पर उसकी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। वो और शिरीन गाड़ी से बाहर आ गए और उनके बाहर आते ही लोग उन्हें डर और इज्जत भरी नजरों से देख रहे थे। वो सब इस बात को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता था कि उनकी बात लकी के कानों तक पहुंचे। अब तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे फरारी का मालिक यही है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। वैसे इस आदमी ने जो किया सही किया, क्योंकि उस आदमी ने सबके सामने सबसे पहले इसको बुरा भला कहा और साथ ही इसके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की। अब ऐसे में जब इसने इसके साथ ऐसा किया तो अच्छा ही किया। असली अमीर आदमी तो ऐसे ही होते हैं। जब नैना और बाकी लोगों ने देखा कि गाड़ी से लकी अब नीचे उतर रहा था तो एक पल के लिए तो उनके मन में आया कि वो यहां से भाग जाएं, पर फिर उन्हें लगा कि भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लकी की गाड़ी बहुत तेज थी। वो किसी भी पल उन्हें पकड़ सकती थी। अगर यहां से भागकर अपने घर भी चले जाते तो शायद लकी अपनी गाड़ी से वहां घर पहुंच जाता। अब कोई भी उससे पंगा लेने के मूड में नहीं था। ऐसे में चारा एक ही बचा कि सब लोग लकी के पास आए और उससे माफी मांग ले। ऐसे में सब लोग धीरे धीरे कांपते हुए पैरों के साथ लकी के पास गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि लकी सच में एक बड़े परिवार से आता था तो उसने केशव जैसे आदमी की हालत खराब कर दी। तो नैना अपने घुटनों पर बैठ गई और लकी से बोली, लकी मुझे माफ कर देना, मैं पागल हूं, अंधी हूं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ लकी, मुझे भी माफ कर देना, गलती हो गई मुझसे। मैं आज के बाद ना ऐसी बात नहीं कहूंगा। हालांकि हम सब छोटे बच्चे, हमसे गलती हो गई। लकी को जब याद आया कि उन लोगों ने भी थोड़ी देर पहले उससे क्या क्या कहा था तो लकी खुद भी यही चाह रहा था कि एक बार वो इन लोगों को वो स्वाद तो चखा दे जो उसने केशव को चखाया था। इतने में शिरीन ने उसका हाथ पकड़ा और उससे बहुत प्यार से बोली, लकी जाने दो ना इसे, वैसे भी मेरे दोस्त ही है ना। लकी ने भी उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखते ही नैना और बाकी लोगों को बहुत अच्छा लगा। वो बार बार लकी के सामने उठक बैठक करने लगे। थैंक यू नैना, मैं जानती हूँ कि तुम्हें पैसा बहुत पसंद है, लेकिन प्लीज किसी को भी ऐसे अपने साथ इस वजह से मत लेकर आओ कि तुम उसके बारे में और मेरे बीच में कुछ शुरू करवा सकती हो। अगर अगली बार से तुमने ऐसा कुछ किया तो हमारी जो भी दोस्ती है ना वो खत्म हो जाएगी।
हाँ मैं समझ गई शिरीन, और मुझे उसके लिए माफ कर देना। मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुमने भी मुझे बचा लिया, उसके लिए थैंक्स, नाना ने कहा। और फिर बाकी लोग जो उसके पीछे खड़े थे उन्होंने भी धीरे से कहा, थैंक यू शिरीन, थैंक यू। ठीक है, अब तुम लोग यहां से जा सकते हो, निकलो, लकी ने धीरे से कहा। जैसे ही सब लोगों ने लकी की ये बात सुनी तो सब लोग जमीन पर से खड़े हुए और लकी के सामने एक आखिरी बार हाथ जोड़कर वहां से भाग गए। इधर शिरीन लकी की तरफ देख रही थी। वो कभी भी उसकी गाड़ी की तरफ तो कभी उसकी तरफ देख रही थी। ना जाने क्यों लकी को देखते देखते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, जब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम ऐसे क्यों दिखाते हो कि तुम गरीब हो? जैसे ही शिरीन ने लकी से यह सवाल किया तो उसे अचानक से याद आया कि यह फरारी उसकी नहीं बल्कि हिमांशी की थी। क्या उसने इसके चालू होने की आवाज तो नहीं सुन ली? वो उसकी गाड़ी को कैसे इस्तेमाल कर सकता था? देखो, ऐसी बात है कि मैं और इस गाड़ी की जो मालिक है ना, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलो अब हम भी चलते हैं, लकी ने कहा। और फिर उसने शिरीन का हाथ पकड़ा और जैसे वो लोग वहां से बाहर निकलने वाले थे कि इतने में उसने पीछे से किसी की बहुत ही नाजुक सी आवाज सुनी, लकी। यह आवाज जैसे ही लकी के कानों में पड़ी तो एक बार के लिए तो वो कांप गया। ये हिमांशी की आवाज थी। अचानक से जैसे उसके दिल में किसी तरह का भूचाल आ गया। अभी तक वो अपने मन में जिस तरह की शांति महसूस कर रहा था वो अचानक से सुनामी में तब्दील हो गई। लकी धीरे से उस आवाज की तरफ मुड़ा और उसे देखने लगा। हिमांशी उससे सिर्फ थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखें लकी के चेहरे पर टिकी हुई थी और उनमें लकी एक तरह की चमक देख पा रहा था। उसका चेहरा देखकर लकी को ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी खुश भी थी तो काफी उदास भी। लकी के लिए उसके दिल में जो भी था वो उसके चेहरे पर आ गया। वो चाह कर भी उसे छिपा नहीं पा रहा था। भले ही लोग उसे देख नहीं सकते थे, ना ही महसूस कर सकते थे, लेकिन लकी उसे अच्छी तरीके से जानता था। वो उसे पूरी तरीके से समझ गया था। हिमांशी चलते हुए लकी के पास आई और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सारी भावनाओं को दबाया और बोली, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूं, तुम कैसी हो? लकी ने कहा। वो भी उसे देखकर ना जाने क्यों अपनी भावनाएं दबा रहा था और उसके चेहरे पर बस एक छोटी सी मुस्कान नजर आ रही थी। मैं भी अच्छी हूं। मैं इस बार इंटरनेशनल गेम्स देखने के लिए जयपुर आ गई, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुमसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी, हिमांशी ने कहा। इतना भर कहते ही उसके गाल लाल हो गए। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई लकी, वो न्यू सिटी बैंक के मैनेजर ने मुझे तुम्हारी ये फरारी क्यों दे दी? हाँ, वो थोड़ी कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए। हाँ, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। लकी नहीं चाहता था कि हिमांशी उसकी किसी बात को लेकर चिंता करे। अगर उसे पता चलता कि लकी को उसके घर वालों ने बाहर निकाल दिया था और अब उसकी हालत खराब हो गई थी और वो सड़क पर था, तो हिमांशी फिर से उससे प्यार करने लग जाती और उसे अपने साथ में ले आती। इधर लकी ने सोचा, जब ये फरारी मेरे पास आ गई थी तब मैंने इससे हिमांशी की आवाज भी रिकॉर्ड करवाई थी और मालिक के नाम में उसका भी नाम जुड़वा दिया था। अब हो सकता है कि अब जब मेरा खाता बंद हो गया हो तो न्यू सिटी बैंक के मैनेजर ने ये गाड़ी लाकर हिमांशी को दे दी हो। क्या तुम्हें राधिका मिली? हिमांशी ने फिर से पूछा। हाँ, वो मिल तो गई है, लेकिन हम दोनों के बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसलिए हमारी बात नहीं हो पा रही, लेकिन हाँ, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लकी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वैसे अगर तुम दिल्ली आओ तो मुझसे मिलना जरूर। हाँ, हिमांशी ने कहा और फिर लकी के सामने देखते हुए अपना हाथ हिला दिया। वो फरारी की तरफ जाने लगी और थोड़ी देर बाद वहां से रवाना हो गई। जब वो लोग गाड़ी में थे तो पूजा ने हिमांशी से पूछा, हिमांशी, क्या तुम सच में लकी से मिलने के लिए नहीं आई थी ना? तुम उससे मिल भी ली और फिर तुमने उसे अपने साथ खाना खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? हिमांशी ने फिर बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस उससे देख लिया ना, मेरा पेट भर गया। वैसे भी मुझे मालूम है वो और राधिका एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और उन दोनों के लिए मैं दिल से प्रार्थना करूंगी। इधर जब हिमांशी और पूजा वहां से निकले तो लकी और शिरीन अभी भी वहीं पर खड़े थे। ये कौन थी? शिरीन ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, लकी ने कहा, लेकिन ये कहते ही ना जाने कि उसके दिल में अचानक दर्द हो गया। वो सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी। इधर शिरीन को भी इस बात पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका रिश्ता इतना सिंपल भी था जितना नजर आ रहा था। फिर उसने लकी की तरफ देखा और कहा, खैर छोड़ो, इस इंसान ने तो हमारा मूड ही खराब कर दिया। क्या तुम फिर से अंदर चलोगे? हम लोग मैच देखते हैं। लकी ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, नहीं लेकिन हमें कहीं और चलना चाहिए, मेरा यहाँ रुकने का ना मन नहीं कर रहा। और फिर लकी और शिरीन ने ऑटो लिया और वहां से निकल गए। इधर केशव अभी भी एक कोने में घायल सा बैठा हुआ था। उसने एम्बुलेंस को फोन लगाया और तुरंत अस्पताल में भर्ती हो गया। उसे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी थी। जैसे ही डॉक्टर ने उसका इलाज किया उसके बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब विराज को इस बात की खबर लगी तो वो भी उससे मिलने चला गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या विराज लकी से इस बात का बदला लेने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। केशव इतनी सारी चोटें खाने के बाद में हॉस्पिटल आ चुका था। उधर विराज भी उससे मिलने के लिए आ गया। जब विराज को समझ आया कि केशव शिरीन तक नहीं पहुंच पाया था तो उसे लग रहा था कि अब उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ही। इसलिए उसने सोचा कि वो शिरीन को उठवा ले और उसे अपने साथ होटल ले आए। इधर शिरीन और लकी भी काफी देर तक सिटी में घूमने के बाद एक होटल में खाना खाने आ गए। वहां एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद लकी ने देखा कि वहां के सब लोगों ने वहां से बाहर जाना शुरू कर दिया। लकी ने देखा कि ये सब वेटर के कहने पर हो रहा था, पर अचानक से ये सब क्या हो रहा था ये तो लकी को भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि अब जब सब लोग चले ही गए थे तो उसकी बारी भी आने ही वाली थी। जैसे ही वेटर उसके पास आया तो लकी को मालूम था कि वो उससे क्या कहने वाला था, लेकिन अभी तक वेटर उसके पास आया नहीं था, इसलिए लकी को चिंता नहीं थी। वो आराम से शिरीन के साथ खाना खा रहा था। बॉस जल्दी से इधर आइए, एक वेटर ने अपने बॉस को बुलाते हुए कहा। वो वेटर उस सफेद ड्रेस वाली सुंदर सी लड़की के पास खड़ा था और थोड़ी ही देर बाद में उसका बॉस भी वहां आकर खड़ा हो गया। वो दोनों शायद उस सफेद ड्रेस वाली औरत को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर से उठने को राजी नहीं थी। चलो आज चलकर देखते हैं वो क्या हो रहा है, लकी ने कहा। और फिर वो शिरीन के साथ में उस सफेद ड्रेस वाली लड़की की टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। वो वेटर और उसका बॉस उस लड़की को वहां से उठाने में ही लगे हुए थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब लकी उनके पास आकर खड़ा हो गया। मैडम, हमने आपसे इस बात का प्रॉमिस किया तो है कि आपने जो कुछ भी खाया है हम उससे आपका पैसा नहीं लेंगे, आप प्लीज यहां से उठकर चले जाइए, उस मालिक ने समझाते हुए कहा। जी नहीं, मैं सिर्फ यहां पर बैठकर शांति से अपना खाना खाना चाहती हूं, इसलिए आप लोग मुझसे दूर हो जाइए। जैसे ही मेरा खाना खत्म हो जाएगा मैं खुद यहां से उठकर चली जाऊंगी, सफेद ड्रेस वाली उस लड़की ने कहा। अरे मैडम, मैंने आपको एक ही बात को कितनी बार समझाया है, आपको क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही? आप महिला हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी ही चलाओगी। मैं अभी आपको महिला गार्ड्स को बुलाकर यहां से हटवा देता हूं। ममता, सपना, जल्दी से आओ और इस औरत को यहां से बाहर निकालो। जी बॉस। जैसे ही वहां पर महिला गार्ड आ गई, लकी भी ये सब देख रहा था, लेकिन लकी को उस बॉस की ये सब बातें ठीक नहीं लग रही थी। वो उस औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो उसे यहां से बाहर निकालने वाला था। वो ऐसे औरत के साथ कैसे कर सकता था? और उससे भी बड़ी बात यह कि लकी ऐसा सब होते हुए कैसे देख सकता था? इसलिए उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, आप लोग इनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, इन दोनों गार्ड्स को यहां से हटाइए। जैसे ही लकी ने इतना कहा, उसके बाद जाकर बॉस की नजर उस पर पड़ी। उस आदमी ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि लकी था, तो डर के मारे घबरा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लकी था। वो तुरंत पीछे हटा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ये हमारे होटल का मामला है, आपको इस बारे में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम दोनों खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही हो, बाहर निकालो इस औरत को। उस आदमी ने फिर से अपने गार्ड्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। उनमें से एक गार्ड ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे ने उसका हाथ से कांटा छुड़वा दिया। दोनों ही उसे अपनी जगह पर से खड़ा करने लगे थे। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने में लकी ने दोनों गार्ड्स को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और उस सफेद ड्रेस वाली औरत को बचाकर खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने उस बॉस की तरफ देखा और कहा, यार तुम यहाँ बिजनेस लेकर बैठे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि कस्टमर भगवान की तरह होता है? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम कस्टमर के साथ इस तरह का व्यवहार करो? तुम होते कौन हो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले? अगर तुम इसी तरह से होटल चलाते रहे ना तो एक आध महीने के अंदर ही होटल बंद होने की कगार पे आ जाएगा। लकी ने उस आदमी को जमकर लताड़ा और उसके बाद उसने सफेद ड्रेस वाली महिला की तरफ देखा और बोला, मैडम देखिए, इस होटल की सर्विस बहुत खराब है, मुझे लगता है कि हमें खुद यहाँ से चले जाना चाहिए और कोई दूसरा अच्छा होटल देख लेना चाहिए। यहाँ खाने खाने से सिर्फ हमारा मूड ही खराब होगा। क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगी? हाँ चलो किसी और जगह चलकर खाते हैं, मुझे भी आपके लिए ये जगह ठीक नहीं लग रही। शिरीन ने भी उस औरत का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं। उस सफेद वाली लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। वो लकी और शिरीन के साथ में एकदम से राजी हो गई। जैसे ही लकी ने अपने साथ लेकर उसे बाहर निकलने वाला था कि इतने में उस बॉस ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, वो अकेली जा सकती है लेकिन तुम दोनों नहीं जा सकते।
तुम दोनों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे पास क्या इतना पावर है जो तुम हम दोनों को रोक दोगे? चुपचाप मेरे रास्ते से अलग हो जाओ, लकी ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे रोक क्यों रहा था, इसलिए उसने उस बॉस को धक्का दिया और वहां से निकलने लगा। लेकिन फिर से उस आदमी ने लकी को उसके कपड़ों से पकड़ लिया और शिरीन को भी रोकते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम लोग नहीं जा सकते हो। ठीक इसी वक्त कुछ एक जवान और खतरनाक लोग वहां पर आ गए। उनमें से एक आदमी बहुत बड़ा था और उसने अपनी दाढ़ी पर हरा रंग करा रखा था। उस आदमी ने लकी की तरफ देखा और फिर खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ? तुम तो बाहर जा रहे थे ना, जाओ, लेकिन मेरे होते हुए तुम यहां से नहीं जा सकते। अभिलाष भाई, आप आ गए। वो सूट वाला आदमी उस हरी दाढ़ी वाले आदमी के पास आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ये वही अभिलाष था जिसके बारे में विराज पहले बात कर रहा था। वो जयपुर सिटी का बहुत बड़ा गुंडा था और यहाँ पर उसका नाम चलता था। जब उसे विराज का मैसेज मिला तो उसने अपने छोटे भाई को लकी और शिरीन के बारे में जानकारी निकालने के लिए भेज दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो दोनों इस होटल में आकर खाना खा रहे थे तो उसने ये खबर अभिलाष को दे दी। ये सुनने के बाद में अभिलाष ने तुरंत वहां के बॉस को फोन लगाकर होटल को खाली करवा दिया। वो लोग यहीं पर शिरीन को बांधना चाह रहे थे और उसे नशीली दवा खिलाना चाह रहे थे। उसके बाद ये लोग शिरीन को यहां से होटल में ले जाते और वहां पर विराज उसके साथ जबरदस्ती करता। जहां तक बात लकी की थी तो वो लोग उसे भी नहीं छोड़ने वाले थे और वो उसे अच्छा खासा सबक सिखाने वाले थे। अब इधर लकी के पास में जो वेटर खड़े थे उन्होंने अभिलाष का खूब नाम सुना था। वो सब लोग अभिलाष को अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने देखा कि अभिलाष की बात हो रही है तो वो समझ गए कि लकी ने खुद अपनी मौत को बुलाया था। ऐसे में वो खुद भी बहुत डरे हुए थे, इसलिए उनकी खुद भी सांस तक लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक इसी वक्त अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बाकी रह गए, लकी, शिरीन और वो सफेद कपड़ों वाली लड़की। उस बॉस ने अपने वेटर को इशारा किया और दरवाजा लगाने के लिए कह दिया। जैसे ही लकी और शिरीन ने देखा कि वो दरवाजा लगाने वाले थे तो उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। लेकिन वो सफेद कपड़ों वाली औरत अभी भी शांति से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दरवाजे को लगाने की जरूरत क्या थी। अभिलाष खुद भी आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने लकी को देखा, फिर उसकी नजर शिरीन से मिली और उसके बाद उस सफेद कपड़े वाली औरत को देखने लगा। फिर उसने शिरीन की तरफ देखा और बोला, शिरीन जी नमस्ते। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने इस जैसे फटीचर आदमी के चक्कर में केशव भाई जैसे आदमी को धोखा देने के बारे में कैसे सोच लिया। शिरीन ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। उसे मालूम था कि उसने विराज को नहीं बल्कि विराज ने उसे धोखा दिया था। ऐसे में उसने गुस्से से अभिलाष की तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या केशव ने यहां भेजा है? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें मालूम है ना कि मेरा नाम शिरीन है और मैं जरीवाला परिवार से हूं। अगर मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचा ना तो तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पिताजी तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उसकी बात सुनकर अभिलाष अपने पैर पर पैर रखकर बैठ गया। उसने अपना लाइटर निकाला, एक सिगरेट जलाई और फिर एक पफ लेते हुए बोला, शिरीन जी आप इतनी सुंदर हैं फिर भी आप इतना गुस्सा कर रही हैं। वैसे आप गुस्से में और ज्यादा सुंदर लगती हैं। अब समझ में आया कि केशव भाई आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। बनाने तो आपको जब पहली बार अस्पताल में देखा तब से ही आपके प्यार में पागल हो गए थे, याद है ना आपको? मुझे कुछ भी याद नहीं है और ना ही मैं किसी तरह की कोई फालतू बात याद करना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ। चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ो, जाने दो यहां से। चलो लकी, शिरीन ने फिर से गुस्से में कहा। इतने में अभिलाष ने फिर से सिगरेट का एक कश लिया और धुआं छोड़ते हुए बोला, मैडम शिरीन, मुझे लगता है कि आप शायद कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो। मुझे ना यहाँ पर केशव भाई ने ही भेजा है। उनका कुछ काम है और मैं वो काम अपनी तरफ से पूरा किए बिना तो यहाँ से जा ही नहीं सकता हूँ। इसलिए आप चुपचाप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, क्योंकि अगर आपने कॉपरेट नहीं किया तो हम फिर आपके साथ बदतमीजी करेंगे और उसके बाद आप हमसे मत कहना कि हमने आपके साथ बदतमीजी की है। इसके बाद अभिलाष ने अपने साथ के लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों जरा जाओ और शिरीन जी को जरा यहां पर लेकर आओ। जी बना, उनमें से 2 लड़कों ने कहा और फिर वो 2 लोग शिरीन की तरफ जाने लगे। इधर शिरीन को इतना ज्यादा डर लग रहा था कि उसने लकी का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद लकी के पीछे आकर छिप गई। लकी ने भी उसे अपने पीछे छिपा लिया और खुद भी आगे आकर खड़ा हो गया। अरे ओ, हट जा हमारे रास्ते से। अबे साले मार खानी है क्या तुझे? हट जा रास्ते से। उन दोनों भाइयों ने लकी को हटकाते हुए कहा। लकी को अभिलाष के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने उसकी तरफ देखा और कहा, भाई तुझे उस केशव ने या इस विराज ने कितना पैसा दिया है? तुझे क्या लगता है कि तू केशव ने जितना पैसा दिया होगा उससे दुगना पैसा तुझे नहीं दे सकती मैं?
हाँ, तुम कहो तो इसके बारे में मैं अपने पापा से बात करूंगी और वो तुम्हें ज्यादा पैसा दिलवा देंगे। शिरीन को इससे पहले कभी भी इस तरह के गुंडे ने नहीं घिरा था। वो काफी डरा हुआ महसूस कर रही थी और बस यहाँ से निकलना चाहती थी। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर बोली लग रही है? हाँ, कौन किसको ज्यादा पैसा देगा, जो जिसका ज्यादा पैसा देगा वो उसका हो जाएगा, ऐसा समझ रही है क्या तू? अभिराज ने लकी से कहा और फिर उन दोनों लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, सालो तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इस साले को। लकी उनकी शक्ल देखकर एक बार के लिए घबरा गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी उन लोगों से मार खाएगा? क्या अभिराज अपने मकसद में कामयाब हो जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही वेटर और उसका बॉस उस सफेद कपड़े वाली लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे तो लकी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वो उसे बाहर लेकर जाने ही वाला था कि इतने में अभिराज वहां पर आ गया। असल में उसे भेजा तो विराज ने था, लेकिन वो इन सब के पीछे केशव का नाम ले रहा था। उसे देखकर शिरीन को बहुत बुरा लगा। वो चाह रही थी कि जल्द से यहां से बाहर निकला जाए, लेकिन अभिराज उससे बात करने की कोशिश बेकार समझ रहा था। इतने में एक आदमी लकी के बालों के पास पहुंचा और उसने उसके बाल पकड़ लिए और दूसरे ने उसके कपड़े, वो उसे खींचकर बीच में लाने की कोशिश कर रहे थे और उसे पीटना चाहते थे। जैसे ही लकी ने देखा कि वो दोनों लोग उसे मारने के लिए आगे आ रहे थे तो इतने में लकी ने तुरंत शिरीन को पीछे धक्का दे दिया। वो किसी भी हाल में उसे तो चोट नहीं पहुंचाने देना चाहता था। इसके बाद लकी ने अपने दोनों हाथ उठाए और उन दोनों लोगों को धक्का दिया। उन दोनों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि लकी उन दोनों के ऊपर इतनी जोर से हमला कर सकता है। इस तरह से धक्का खाने के बाद उन्हें फिर से गुस्सा आया और वो फिर से लकी को पीटने के लिए आगे आ गए। वो उसे मुक्का मार रहे थे, लेकिन उन लोगों के मुक्के लकी तक नहीं पहुंच पाए। अचानक से उनके मुंह से निकला, अरे बाप रे! उन दोनों के चेहरे पर उल्टा लकी ने मुक्का मार दिया। एक की नाक टूट गई और दूसरे की आंख फूट गई। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह ढका और दर्द के मारे चिल्लाने लगे कि इतने में लकी ने उनके दोनों पेट में लात मारनी शुरू कर दी। वो दोनों अब नीचे जमीन पर गिर गए। उन्होंने अपने पेट पकड़े और वो मारे दर्द के चिल्लाने लगे। लकी ने उन दोनों को नीचे गिरा दिया, साथ ही अभिराज को भी उसके बाकी आदमियों को गुस्सा दिला दिया। साले, तुझको क्या लगता है अभिराज भाई के आदमी को मारेगा? अबे तुझे जिंदा रहना है या नहीं रहना है? रुक, अभी बताता हूं तुझे हम क्या है। अभिराज भाई, मैं इस आदमी की पसलियां तोड़ दूंगा। फिर जैसे ही अभिराज ने अपना हाथ उठाया तो उसके साथ वाले लोग शांत हो गए। उनके मुंह पर जैसे ताले लग गए थे। वो बस लकी को गुस्से और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। अभिराज भी उसे देखे जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, वैसे आदमी दिखने में भले ही फटीचर हो, लेकिन फिर भी भाई में दम तो है। लेकिन तुझे क्या तू मेरे 10 लोगों से लड़ सकता है? हाँ, 10 क्या, मैं 11 को भी मार सकता हूँ। चाहे तो तुझे भी शुरू करके देख सकता हूँ, ठीक है? चाहे हो जाए जो भी, लेकिन मैं जब तक यहाँ पर खड़ा हूं ना, शिरीन को कोई कुछ नहीं कर सकता, हाथ तक नहीं लगा सकता, लकी ने कहा। जैसे ही शिरीन ने लकी के मुंह से ये बात सुनी तो उसके घबराए दिल को थोड़ी सी ठंडक पड़ गई। वो अब थोड़ा सा शांत महसूस कर रही थी। अरे वाह, मुझे तो लगता है कि तू बहादुर है, लेकिन उतना बेवकूफ भी है। तू जानता है ना तू किससे पंगा ले रहा है? यहाँ का अंडरवर्ल्ड मुझसे है, जानता है ना? मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूं, दूर हट जा, वरना मैं तुझे बता रहा हूं कि सफेद चाकू तेरे अंदर जाएगा और लाल होकर वापस आएगा। जैसे ही अभिराज ने इतना पर कहा कि इसके बाद वहां खड़े लड़कों में से एक लड़के ने पीछे से चाकू निकाली और उसे खोल दिया। वो लकी को देखकर हंस रहा था और चाकू की नोक पर हाथ फेरने लगा। फिर उसने एक बार के लिए जमीन पर थूका और गुस्से में लकी की तरफ देखने लगा। लकी के दिल की धड़कन तो एक बार के लिए तेज हो गई, लेकिन उसने अभी भी शिरीन को अपने शरीर से ढका हुआ था। इधर शिरीन ने जब देखा कि सामने वाले ने चाकू निकाल लिया तो वो समझ गई कि लकी की जान को खतरा था। अब उसे क्या करना था, उसे अपने दिल में समझ आ गया था। वो अपनी वजह से कभी भी लकी को किसी भी तरह की चोट नहीं आने देना चाहती थी। वो बाहर आई और बोली, नहीं, उसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जैसे ही अभिराज ने ये बात सुनी तो इतने में अभिराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, चलो ये अच्छा हुआ, भले ही आप बहुत नखरे दिखा रही थी, लेकिन मान तो गई, ये बात अच्छी है। शिरीन, नहीं जाओगी, लकी ने कहा और इतने में शिरीन ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं लकी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस केशव से मिलने जा रही हूं, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।
इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, शिरीन ने फिर से अभिराज को देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें भी एक चीज का प्रॉमिस करना है। तुम इसके साथ कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने इसे जरा भी चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभिराज ने उसकी बात सुनी और उसके बाद अपने सिगरेट नीचे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने शिरीन को देखा और कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं इसके साथ कुछ नहीं करूंगा। भले ही अभिराज ने शिरीन का मन रखने के लिए कह दिया था, लेकिन वो जानता था कि वो विराज की कही बात को नहीं टाल सकता था। विराज ने उसे कहकर भेजा था कि उसे लकी को भी सबक सिखाना था, इसलिए अभिराज ने अपने मन में सोच लिया कि वो शिरीन को तो अपने साथ में लेकर जाएगा, लेकिन पीछे लकी को भी पीटने के लिए वो अपने कुछ हाथ नहीं छोड़ देगा। अभिराज ने फिर से शिरीन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए सोचने लगा, जैसे शिरीन जी, आपको क्या लग रहा है कि हम क्या आपको सिर्फ अपने साथ इसलिए ले जा रहे हैं ताकि आपको केशव से मिलवा दें? आप इतनी सीधी कैसी हो सकती हैं शिरीन जी? जब आप गाड़ी में आकर बैठोगी ना, तब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको नशीली दवा खिलाएंगे, उसके बाद आप बेहोश होंगी, फिर उस हालत में हम आपको होटल लेके जाएंगे। वहां पर विराज बन्ना आपको कमरे में लेकर जाएंगे और फिर आपका स्वाद लेंगे। उसके बाद कल सुबह आप जब उठेंगे ना, तो एक बड़े बिस्तर में होंगी बिना कपड़ों के। तुम्हें क्या लगता है ये सब काम केशव ने किया है? नहीं, ये काम हमारे बना के दिमाग का है। क्या कमाल का दिमाग है ना हमारे बना का। इधर शिरीन ने लकी को देखा और बड़े प्यार से बोली, आज तुम मेरे साथ में खड़े थे, मुझे इस बात की बहुत खुशी है लकी। अब तुम वापस यूनिवर्सिटी जाओ। सच में तुम मेरी चिंता मत करो, जैसे ही मैं फ्री होंगी ना, मैं फोन करूंगी तुम्हें। इसके बाद शिरीन मुस्कुराने लगी और सीधा अभिराज की तरफ जाने लगी। लकी को उसका इस तरह से जाना ठीक नहीं लगा। उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। वैसे शिरीन जो कह रही थी वो सही भी था। वो सिर्फ केशव से मिलने के लिए ही तो हॉस्पिटल जा रही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी उसे अपने दिल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। ठीक इसी वक्त उसने अचानक से किसी औरत की आवाज सुनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आवाज कहां से आ रही थी। उसने लकी की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, नहीं, तुम उसे नहीं जाने दे सकते। हो सकता है कि उसके साथ में कुछ गलत हो जाए। लकी को अभी तक समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही थी। उसे लग रहा था कि यह आवाज उसकी सासू मां की थी। लकी ने फिर से उस आवाज को सुना और शिरीन की दिशा में बढ़ने लगा। उसने शिरीन का हाथ पकड़ा और उसे फिर से पीछे खींच लिया। शिरीन उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो मानो पूछ रही थी कि आखिर वो क्या कर रहा था। नहीं, तुम उसके साथ में नहीं जाओगी। हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, लकी ने कहा। तुम्हें क्या मरना है भैया? बीच में आने की क्या जरूरत है? फिर से अभिराज ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। वो देख रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था कि इतने में फिर से लकी बीच में आ गया। इस बात से उसे गुस्सा आ गया। उसके सारे लड़के लकी का सिर फोड़ देने के लिए आगे आ गए और उनमें से लगभग सब ने अपने अपने खंजर निकाल लिए। लकी के हाथ में कुछ नहीं था, उसके पास में कोई हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनसे ये कह देना चाहता था कि उसे उनमें से किसी से भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन लकी के पास भी इस चीज से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है? तभी पीछे से किसी की आवाज आई। ये तो वही आवाज थी जो लकी ने पहले भी सुनी थी, जिस वजह से उसने शिरीन का हाथ पकड़ा था। नहीं, लकी ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही बात कर रहा था। शिरीन लकी की तरफ देख रही थी और उसने शक करते हुए कहा, तुम मुझे जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? उसने मुझसे पूछा है कि क्या मुझे मार्शल आर्ट्स आती है। लकी ने फिर से शिरीन को देखा और ये बात कहने लगा। इतने में फिर से एक आवाज आई, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत भी नहीं आती? जैसे कि कोई किक या फिर कोई पंच। लकी ये सुनकर दंग रह गया। जब वो आवाज उससे बात कर रही थी तब शिरीन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो उस पर उससे कुछ भी नहीं कह रही थी। वो बस अभिराज और बाकी लोगों को देख रही थी। इधर अभिराज भी इधर उधर देख रहा था। सब लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। उन्हें खुद भी किसी की आवाज नहीं आ रही थी। लकी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। सिर्फ वो अकेला इस आवाज को कैसे सुन सकता था? आखिर किसकी आवाज थी वो? क्या वो कोई परी थी या कोई भूत? जब मैं तुमसे कोई सवाल कर रही हूं तो तुम मेरी उस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उस आवाज को फिर से लकी ने सुना। लकी उस आवाज का सम्मान तो कर रहा था, लेकिन उसे यह सुनते ही डर लग रहा था। किसने कहा? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन मैंने वो सब बचपन में सीखा था। जब बाकी लोगों ने लकी को ऐसे हवा में बात करते सुना तो उन सब लोगों के लिए ये काफी अजीब था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। अरे ये लड़का आखिर किससे बात कर रहा है? पागल बनाने की कोशिश कर रहा है क्या? इसे क्या लगता है ये हमें इतनी आसानी से उल्लू बना देगा? इसके बाद लकी ने कहा,
हाँ, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि मैं बहुत छोटा था तब मैंने ये सब सुना था और सीखा था। मुझे वो सब ठीक से याद भी नहीं है, उनमें से बहुत कुछ तो मैं भूल भी गया हूँ। इतने में फिर से उस लड़की की आवाज़ आई और उसने कहा, चलो अच्छा है, तुम्हें ये सब तो याद है ना, तो हो जाए, बाकी मैं तुम्हें याद दिला दूंगी कि तुम्हें इन सब से कैसे निपटना है। अरे पर उनके हाथ में चाकू है, मैं उनसे कैसे निपट सकता हूँ, उल्टा मेरी जान ले लेंगे वो, लकी ने कहा। वो उस आवाज को सुनकर चौंक गया। जब बाकी लोगों ने लकी को अपने आप में बात करते हुए देखा तो अभिराज को ऐसा लगा जैसे वो सच में उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने लकी को देखा और धीरे से कहा, लगता है ये फटीचर अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है, लेकिन तुझे शिरीन मैडम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर शिरीन मैडम को कुछ भी हुआ ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। शिरीन जी, मुझे लगता है कि हमें इस आदमी से ना खुद ही निपट लेना चाहिए। देखिए ना, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, अभिराज ने कहा और उसके बाद अपने एक लड़के को आगे भेजने के लिए उसकी तरफ इशारा करने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उनसे निपट पाता या वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने शिरीन को अपने पीछे छिपा लिया था और खुद उन लड़कों से लड़ने के लिए आगे आ गया। जब दो लड़के उसके ऊपर टूटने के लिए आए तो लकी ने उन्हें मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद जब अभिराज ने लकी को चाकू दिखाया तब जाकर वो थोड़ा सा डरा। चाकू देखकर शिरीन को भी डर लग गया और वो तुरंत उसके पीछे से निकलकर अभिराज के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन लकी को यह ठीक नहीं लगा। ना जाने कौन सी आवाज उसे सुनाई दे रही थी जो लकी को शिरीन को जाने से रोकने के लिए कह रही थी, साला हमें बेवकूफ बना रहा है। लड़कों, जाओ उस आदमी के शरीर में इतने छेद करो कि पूरा हाथ हार पार हो जाए। जो भी सबसे पहले इसको चाकू घोपेगा ना, मेरी तरफ से 20,000 रुपए का इनाम। जैसे ही अभिराज ने अपने लड़कों को यह हुक्म दिया, सभी लड़कों ने अपने अपने चाकू लकी के सामने तान दिए। वो पैसे का नाम सुनते ही अंधे हो चुके थे और लकी के शरीर में चाकू घोंप देना चाहते थे। उसके बाद वो लोग सीधे चितों की तरह लकी की तरफ भागने लगे। उन्हें देखकर लकी घबरा गया। उसने फिर से शिरीन को अपने पीछे लाकर खड़ा किया। वो उसे चोट नहीं आने देना चाहता था। इधर कम से कम 10 लोग लकी की तरफ भागने लगे और बढ़ने लगे। उन्हें देखकर लकी बुरी तरीके से घबरा गया कि अचानक उसे वही आवाज फिर से उसके कानों में आई। शुरुआत में जो आगे के लोग हैं उन्हें लात मारकर गिराओ, बिल्कुल सीधे लात मारकर और जोर से मारना। एक बार मारना शुरू करो तो फिर पैर जमीन पर नहीं टिकने चाहिए। लकी ने उसकी बात तो सुन ली, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। जैसे उसने आवाज सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर बैठे भगवान बात कर रहे थे। उसे इस बात का कोई शक नहीं था। उसने तुरंत अपना पैर उठाया और लोगों को लात मारना शुरू कर दिया। वो जैसे कह रही थी लकी वैसे ही लात मार रहा था। उसने अपना शरीर थोड़ा सा नीचे झुकाया और अपने सीधे पैर से वो लात मारने लगा। वो 3 लोग उसके सामने खड़े थे। एक बार में ही नीचे गिरकर धराशायी हो गए। उनमें से 2 लोगों की हालत तो बहुत खराब हो गई, लेकिन लकी ने भी इतने सालों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए वो भी ठीक से लात नहीं मार पा रहा था। जैसे उसने तीसरे आदमी को लात मारने की कोशिश की तो वो पूरी तरीके से नीचे नहीं गिर पाया और वो बस अपनी जगह पर खड़ा रह गया। साले फटीचर, रुक, अभी तेरा कलेजा बाहर निकालता हूं, उस आदमी ने कहा और सीधा लकी के सीने में चाकू मार दिया। लकी को एक बार के लिए लगा जैसे उसका शरीर ठंडा हो गया। अब शायद वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला था। अचानक से लकी की नजर उस सुंदर लड़की से जा मिली जिसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। वो लड़की अभी भी थोड़ी कांप रही थी और जैसे ही उस आदमी ने अपना चाकू बाहर निकाला तो इतने में उस लड़की के मुंह से भी चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर उस आदमी का ध्यान थोड़ा भटक गया और लकी, जो कि अभी तक जमीन पर गिर गया था, उसने इसी मौके का फायदा उठाया। तुम देख सकते हो उस आदमी का सीना तुम्हारे सामने है। उसका सीधा पैर झुका हुआ है, उसका उल्टा पैर सीधा खड़ा है और उसका सीधा हाथ किसी धनुष जैसा नजर आ रहा है। उसकी मुट्ठी तुम्हारे चेहरे पर आने के लिए बेताब है। उस आवाज ने फिर से लकी से कहा। उस आवाज को यह बात समझ में आ गई थी कि लकी को मार्शल आर्ट सच में ठीक से नहीं आती थी और इसलिए वो उसे एक एक चीज बहुत ही तफसील से समझा रही थी। हर अंग का नाम भी बता रही थी, साथ ही अभी किसी अंग पर वार करना सबसे ज्यादा सही रहेगा इस बारे में भी बता रही थी। लकी ने उसकी बात को सुनकर एक बार में समझ लिया और उसने उसके ऊपर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार किया। फिर जैसे ही उस आवाज ने कहा, लकी अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और उसने उस आदमी के शरीर पर वार कर दिया। उसकी छाती पर लात पड़ते ही उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर की सारी सांसें बाहर आ गई। वो पीछे की तरफ गिर गया। अभी भी वो आवाज थमी नहीं थी और वो लकी को दिशा दिखाई जा रही थी। बाकी सब लोगों को भी इसी तरह से ठिकाने लगा दो। एक लात खाने के बाद में कोई भी तुम्हारे पास आना तक नहीं चाहिए।
उनमें से 2 की कोहनियां रोको, उनको पकड़ो, सीधा करो और पीछे जो खड़े हैं उनकी आंखों में ये कोहनियां घुसा दो। इस तरह से लकी ने उन्हें पूरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। वो 3, 4, 5 और ऐसे करते हुए आखिरी गैंगस्टर पर पहुंच गया। लकी सिर्फ उस आवाज की सुनता जा रहा था। सिर्फ एक आदमी ने 10 लोगों को नीचे गिरा दिया। वो 10 के 10 अपने चाकुओं के साथ नीचे फर्श पर पड़े थे और दर्द के मारे करा रहे थे। जब अभिलाष ने वहां पर देखा तो पाया कि वो अकेला था और उसे अब थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो गई। सालो, कितने बेकार के लोग हो, तुमसे एक आदमी नहीं मारा जा रहा है, निकल जाओ यहां से, दूर हो जाओ। सालो, तुम लोग अभिराज की आदमी कहलाने के लायक नहीं हो। मैंने आज तक ना तुम लोग जैसा डरपोक नहीं देखा है, अभिलाष ने गुस्से से कहा। उसने भी देखा कि लकी ने किस तरह से मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को नीचे गिरा दिया। हालांकि उसकी ये लात बहुत ही नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी लकी ने जिस तरह से इस पूरे काम में टाइमिंग का इस्तेमाल किया था, उससे ही आज ये सब लोग नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। लेकिन अभिराज को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। ये सब लकी ने जो किया था वो आवाज की वजह से किया था। अब अभिराज अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसने लकी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, साले हरामी, तू ऐसा मत सोचना कि मेरे आदमी लोग को जैसे मार लिया है तूने वैसे मुझे मार लेगा। 10 पर तू भारी रहा होगा, लेकिन 11वां तेरे ऊपर भारी रहने वाला है। वैसे भी ये सब मेरे छल्ले थे, देखता हूं तू मेरे साथ क्या कर पाता है। इसके बाद अभिराज ने लकी की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। वो कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। वो धीरे धीरे अपने ही लोगों को पार करता हुआ लकी की तरफ आगे आ रहा था। उसे अपने लोगों के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो बीच बीच में उनके पेट पर लात मारता हुआ जा रहा था। 2 लोगों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं तुझे चैलेंज देता हूं, तुझे बहुत शौक है ना शिरीन को बचाने का, मैं भी देखता हूं कि तू उसे कैसे बचाता है, अभिलाष ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर अपना मुक्का तानते हुए लकी की दिशा में आगे आने लगा। इतने में लकी के कान में वो आवाज फिर से आनी शुरू हो गई और उसने कहा, थोड़ा सा ऊपर देखो, अपनी कमर को पीछे कर लो और जैसे ही तुम्हारा हाथ जमीन को छूने वाला हो तो तुरंत अपना सीधा पैर उठाओ और लात मारो। इससे वो सामने वाला आदमी एक बार के लिए रुक जाएगा और सीधा नीचे गिरेगा। लकी इस बात को सुनकर दंग रह गया। उसे याद था कि ऐसा कोई मूव तो था, लेकिन वो उस मूव को कब का भूल चुका था। उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। एक पल के लिए तो वो चुपचाप खड़ा रहा और अपनी जगह पर से हिल भी नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मूव के बारे में उस आवाज को कैसे मालूम था। लकी थोड़ा सा घबरा रहा था और इसी घबराहट के दौरान उसने अभिराज के सीने को देखा। इतने में अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अभिराज ने तेजी से आकर लकी की छाती में एक जोरदार मुक्का मारा। उसके सीने में दर्द हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हड्डियां टूटनी शुरू हो गई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो सीधा नीचे जमीन पर गिर गया। साले हरामी, देखा, मुझे सिर्फ एक मुक्का लगा और मैंने तेरी हालत अपनी आदमियों जैसी कर दी। बहुत उछल रहा था ना, अब खड़ा होकर दिखा। अभिराज ऐसा वैसा नहीं आदमी है, समझा क्या? अभिराज दांत पीसते हुए बोले जा रहा था। उसे मालूम था कि ये मैच वो जीत चुका था। अब जो लोग नीचे जमीन पर पड़े थे, जब उन्होंने लकी को इस हाल में देखा तो उन लोगों का दर्द थोड़ा कम हुआ। कुछ के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई और उन सब ने अभिराज की तारीफें करनी शुरू कर दी। अभिराज भाई, आप तो चैंपियन हो। क्या बात है अभिराज भाई, एक ही मुक्के में बकरा हलाल। अब इसकी नारी काट करना इसका काम तमाम कर डालो। सब लड़के इधर जोश से भर आए थे और उधर शिरीन लकी के पास में आकर खड़ी हो गई। जैसे उसने देखा कि लकी जमीन पर नीचे गिरा था तो शिरीन की सांसें फूल गई। वो भागते हुए उसके पास आई और बोली, लकी तुम ठीक हो? लकी के मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर वो घबरा गई और उसे गुस्सा आ गया। फिर वो अपनी जगह खड़ी हुई और लकी को अपने शरीर से ढकते हुए गुस्से में अभिराज से बोली, अब अगर इसे हाथ लगाने की हिम्मत की ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अभिराज लेकिन उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने भी अपने हाथ में खंजर लिया और हंसते हुए बोला, शिरीन मैडम, आपने देखा नहीं है इस आदमी ने किस तरह मेरे सारे आदमियों को मारा है। अब अगर मैं इस आदमी की जान नहीं लूंगा तो मेरी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी ना। शिरीन अभिराज को छोड़कर उसके चाकू को देख रही थी। वो बहुत खतरनाक नजर आ रहा था और शिरीन को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे मार ही डालेगा। लेकिन फिर भी लकी के सामने से हटने के लिए वो राजी नहीं थी। वो अभी भी उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही वो पहले खड़ी नजर आ रही थी, अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भले ही ये चाकू उसके शरीर के आर पार हो जाए, लेकिन वो लकी के सामने से हटने वाली नहीं थी।
फिर भी उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसने रोते हुए कहा, नहीं, तुम उसे नहीं मार सकते हो। लेकिन तब तक अभिराज उनके पास आ गया और उसने शिरीन को खींच कर एक तरफ कर दिया। अचानक से फिर से एक आवाज आई, तुम लोग यहाँ मरने के लिए आए हो, लेकिन क्या उन्हें मारने से पहले तुमने मुझसे पूछा कि तुम लोगों को सच में मार सकते हो या नहीं मार सकते हो? यह आवाज बहुत ही सुंदर और मीठी थी। उस आवाज से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जो भी इंसान बात कर रहा था वो बहुत सुंदर और आकर्षक था। भले ही वो अभिराज को डांट रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज सुनकर किसी को उससे प्यार हो सकता था। ये वही लड़की थी जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। अभिराज ये आवाज सुनते ही उस सफेद कपड़े वाली लड़की को देखने लगा। जैसे उसने उसे देखा तब से यही सोचा कि वो अपने लिए इस लड़की को बांध लेगा। एक बार शिरीन और विराज का मसला खत्म हो जाए तो वो उस लड़की को होटल में ले जाता और इसके साथ अपनी सारी कसर पूरी करता। अभिराज ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, आपकी आवाज तो सच में मेरा दिल जीत रही है। क्या गजब की आवाज पाई है आपने। क्या आप मेरे साथ खाने पर चलना चाहोगी? उसके बाद हम लोग अभिराज ने कहा और अपने होठों पर अपनी जुबान फेर ली। मेरी सिर्फ आवाज ही अच्छी है, लेकिन मेरा शरीर देखकर तुम डर जाओगे, उस लड़की ने कहा और फिर अभिराज को देखकर मुस्कुराने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन थी वो सफेद कपड़ों वाली लड़की जो लकी को बचा रही थी, और क्या था उसका शरीर जिसका राज वो खोलने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही लकी के सामने खड़े हुए लोगों ने अपने चाकू निकाले तो एक बार के लिए तो वो घबरा गया, लेकिन वो उस आवाज के सहारे सब लोगों से लड़ता जा रहा था। वो जैसे जैसे उसे बता रही थी, लकी वैसा ही वैसा करता जा रहा था और थोड़ी देर में उसने सबको धाराशाही कर दिया, धागा खोल दिया। लेकिन अभिराज अभी भी बाकी था। उसने लकी के सीने में चाकू उतार दिया था। वो शहनाज को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उससे भी किसी की आवाज सुनाई देने लगी। ये उस सफेद कपड़े वाली लड़की की आवाज थी। मेरी आवाज हो सकता है कि तुम्हें काफी सुंदर लग रही हो, लेकिन मेरा शरीर इतना सुंदर नहीं है जितनी मेरी आवाज सुंदर है, उस लड़की ने कहा। लेकिन अभिराज को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात कर रही हो यार, तुम तो इतनी सुंदर हो कि मिस इंडिया भी तुम्हारे आगे ना पानी भरेगी। तुम्हारा कोई मुकाबला है नहीं। वैसे तुम अगर कह रही हो कि तुम्हारा शरीर सुंदर नहीं है, तो क्या मैं एक बार के लिए तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारी शरीर को देख सकता हूँ क्या? अपनी आंखें सेक सकता हूँ क्या? अगर तुम सच कह रही हो कि तब कोई बात ही होगी नहीं, और अगर झूठ होगा तो हम एक कदम आगे और बढ़ जाएंगे। अभिराज की आंखों में उसकी हैवानियत साफ नजर आने लगी थी। इधर उस लड़की ने भी अभिराज की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तुम कितने बड़े कुत्ते हो ना, इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो कोई बात नहीं आती है तो उसमें कोई बात नहीं है, कर भी क्या सकता है कोई। वैसे मुझे भी अपने शरीर देखने में कोई शर्म वाली बात लगती नहीं। मैं आराम से तुम्हें अपना शरीर दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। पहले दाम दो, उसके बाद काम होगा। बोलो तैयार हो? अरे तुम बताओ तो सही, क्या कीमत है? ऐसा दुनिया में है ही क्या जो अभिराज ना खरीद सके? ठीक है, तो बदले में मुझे तुम्हारी उंगली चाहिए। अभी तक जो अभिराज को इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उस लड़की ने अभिराज को कुत्ता भी कहा था, उसका जिस्म देखने की भूख ने उसे बहरा कर दिया, और वो सिर्फ सुन ही नहीं पा रहा था, देख भी नहीं पा रहा था। वैसे जब उसे याद आया कि उसने उसे कुत्ता कहा तो अभिराज को इस बात का इतना बुरा लगा नहीं। उसे तो बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता बहुत ही सम्मान भरा शब्द था। वफादार होते हैं भाई कुत्ते। इधर बाकी लोग जो नीचे जमीन पर पड़े हुए थे, वो सफेद ड्रेस वाली का ऑफर सुनकर अभिराज को जलन की भावना से देख रहे थे। वो खुद भी उसी की तरह सुंदर लड़की से बात करना चाहते थे और साथ ही उसके साथ में हंसी मजाक भी करना चाहते थे। वो सब चाहते थे कि एक बार तो वो सफेद कपड़ों वाली लड़की से बात करे ही करे, फिर भले ही वो चाहे तो उनसे उनका हाथ ही क्यों ना मांग ले। वो बस उसे देखने भर के लिए बहुत कुछ देने को तैयार थे। चलो ठीक है, मैं कुत्ता हूं तो कुत्ता ही सही, पर चलो अब कुत्ते को अपने मालिक के साथ खेलने का मन कर रहा है, मालिक को चाटने का मन कर रहा है। अब बोलो, क्या कुत्ते को मालिक ये सब करने देगा? अभिराज ने कहा।
अच्छा, आना है तो सीधा होना, इतनी सारी उधर उधर की बातें करने की क्या जरूरत है? उस सफेद कपड़े वाली लड़की ने कहा। आ रहा है मालिक, आपका कुत्ता भी आ रहा है, अभिलाष ने फिर से कहा और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगा। हर किसी की आंखें उस सफेद कपड़े वाली लड़की के ऊपर ही टिकी हुई थी। इधर अभिलाष ने बाकी सब लोगों के दिल में ऐसी आग लगा दी कि उसके चक्कर में वो अपना सारा दर्द भूल गए। अभिलाष उस सफेद कपड़े वाली लड़की के पास गया। जिस तरह उसके जिस्म से खुशबू आ रही थी, उसे सूंघते ही अभिलाष बिल्कुल मदहोश हो गया। वो धीरे धीरे नीचे झुक गया। ऐसा नहीं था कि वो इस तरह का काम पहली बार कर रहा था, वो बहुत पुराना मंझा हुआ खिलाड़ी था इस मामले में, लेकिन इस तरह की हरकत उसने कई बार की। मगर आज इस सफेद कपड़े वाली लड़की के सामने तो एक बार के लिए उसके भी हाथ पैर फूल गए। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे अभी उसके मुंह से बाहर ही गिरने को आ जाएगा। लेकिन इन सब चीजों का उस सफेद कपड़े वाली लड़की के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल शांत तरीके से उसके सामने खड़ी थी। अविराज को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसलिए वो कुर्सी पर जाकर बैठ गई और बस इस चीज का इंतजार कर रही थी कि अविराज जल्दी से उसके कपड़े उतारे। इधर अविराज ने उस लड़की की ड्रेस का एक कोना पकड़ा और वहां से उसे खोलना शुरू किया। वो जिप ढूंढ रहा था और जिप उसे मिल गई। जैसे ही उसने उसे पूरा खोला और वो ड्रेस खुली तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने जो देखा उसके बाद तो उसकी आंखें अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने कभी अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। उसकी आंखें जैसे हीरो की खदान में सबसे सुंदर हीरा देख रही थी। मैं कैसी लग रही हूं? उस सफेद कपड़े वाली लड़की ने अभिराज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मिस इंडिया तो क्या, मिस यूनिवर्स भी तुम्हारे आगे तो पानी भरेंगे यार, अभिराज ने उसकी पीठ को निहारते हुए कहा। वो उसकी पीठ देखते ही इतना पागल हो गया कि बस अब उसका मन कर रहा था कि वो सामने की तरफ जाए और उस लड़की के होठों को कसकर चूम ले। जैसे ही वो उसे चूमने के लिए उसके सामने आया तो ना जाने उसने ऐसा क्या देख लिया, लेकिन एक जोरदार झटका लगा उसे और वो सीधा 2 मीटर की दूरी पर जा गिरा। ये सब क्या है? अभिलाष ने जैसे ही अपने आप से पूछा। उसकी शक्ल देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरी तरीके से असमंजस में फंस गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ में ये हो क्या रहा था। इधर वो सफेद कपड़े वाली लड़की आराम से अपने खुले हुए कपड़ों में बैठी हुई थी। अब उसने अपने बदन पर सिर्फ नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी और अभिराज उसके साथ में क्या करना चाह रहा था इस बात की उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नजर तो नहीं आ रही थी। चलो, अब जब तुम इतना कुछ देख ही चुके हो तो क्या मैं अब तुम्हारी एक उंगली काट सकती हूँ? उस सफेद कपड़े वाली लड़की ने कहा। उसके चेहरे पर उसकी मुस्कान जाने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। बेबी, मैं तुम्हें अपने साथ अपने बिस्तर पर ले जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ और तुम हो कि मेरी उंगली काटने की बात कर रही हो। जो तुमसे प्यार करता है तुम उसकी उंगली कैसे काट सकती हो बेबी? अभिलाष ने फिर से उसके सामने देखा और मुस्कुराते हुए कहा। देखो, अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें एक और उंगली ना मुझे दान देनी होगी, कटवानी पड़ेगी उसे, उस सफेद कपड़े वाली लड़की ने कहा। और जैसे ही इतना भर कहा उसके बाद अपनी ड्रेस की एक बाह ऊपर कर ली। उसके अपनी कमर के इर्द गिर्द जो रिबन बंधा था वो अचानक से खुल गया और पर्दे की तरह नीचे गिर गया। इतने में उसने अपने हाथ में अभिराज का हाथ लिया, फिर दूसरे हाथों से चाकू उठाया और उसकी दोनों उंगलियां काट दी। जैसे ही उससे लड़की ने अभिराज के मुंह से 2 बार आह की आवाज सुनी तो उसने अपने हाथ से चाकू नीचे गिरा दिया। उसमें खून लगा हुआ था और उसके पास ही अभिराज की 2 उंगलियां गिर गई। इधर अभिराज ने देखा कि वो अपने सीधे हाथ का अंगूठा और अपनी रिंग फिंगर गवा चुका था। लकी ये देखकर हैरान हो गया। उसे अचानक याद आया कि जब वो उन 10 लोगों से अकेले लड़ रहा था तो उसने बीच में देखा कि उस सफेद कपड़े वाली लड़की की बाहें थोड़ी सी हिल रही थी। कहीं वो ही तो लकी से ये सब नहीं करवा रही थी। इधर लकी ने जब उसकी आंखों में देखा तो वो भी उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी। ये देखते ही लकी समझ गया कि हो ना हो, लेकिन वो आवाज उस लड़की ही की थी जो उसे चला रही थी। साली, तूने मेरी उंगलियां काट दी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अभिराज को इतना गुस्सा आया कि वो उसे सच में मार देना चाहता था। वो उस लड़की को देखने में इतना मग्न हो गया कि उसे पता नहीं चला कि कब उसकी उंगलियां कट गई। और जिस तरह से उसने अभिराज की उंगलियां काटी थी लग रहा था जैसे वो कोई औरत नहीं बल्कि कोई आदमी ही हो। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा तो वो खुद था। ऐसे में उसके होते हुए कोई और उसके सामने आकर ऐसे कैसे खड़ा हो सकता था? ये सब सोचते हुए अभिराज को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना चाकू उठा लिया
और उसे उस लड़की के सीने में घोंपने ही वाला था। जैसे ही वो आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में उस लड़की ने कहा, देखो तुम अभी तो ये सब कर रहे हो, लेकिन बाद में अगर तुम्हारे साथ में कुछ हो जाए ना, मुझे कुछ बोलना मत, मेरी कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद उस लड़की ने अपना हाथ जोर से अपनी टेबल के ऊपर मारा और ऊपर रखी हुई चम्मच 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उछल गई। इसके बाद उस लड़की ने चम्मच के आखिरी कोने पर वार किया और वो सीधी अभिराज के ऊपर जा गिरी। वो सीधी उसकी आंखों के ऊपर चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही अभिराज की आंखें में वो चम्मच लगी तो इधर से उसके चाकू छूट गए। फिर अचानक से उस चाकू को उस लड़की ने ना जाने कब अपनी ड्रेस की आड़ में अपने हाथ में ले लिया। फिर वो एक बार के लिए हवा में उठा और एक खच की आवाज के साथ जमीन पर ढेर सारा खून आ गिरा। पूरे फर्श पर खून ही खून था। अभिराज चिल्लाए जा रहा था। उसने देखा कि उसका सीधा पैर उसके शरीर के ऊपर आ गया था। उसकी हड्डियां और उसका मांस भी पूरी तरीके से अलग कर दिया गया था। जब बाकी लोगों ने अभिराज की इस तरह की हालत देखी तो उनकी खुद की हालत खराब हो गई। शिरीन तो बहुत ज्यादा ही डर गई थी और उसने अपने आप को लकी के बाहों में छिपा लिया। वो बुरी तरीके से कांपे जा रही थी और उसकी कंपन थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर वो सफेद कपड़े वाली लड़की काफी शांत नजर आ रही थी। उसने अभिराज को नीचे फर्श पर पड़ा हुआ देखा और बोली, वैसे हकीकत में तो मैं सिर्फ तुम्हारी उंगलियां ही काटने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तुमने ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब तुम जैसा आदमी जो कि इतना सुंदर था, इतना हैंडसम था, वो अपने आप में एक लंगड़ा और अपंग बनकर रह गया है। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी यार। इधर अभिराज उसकी बातें सुनते हुए नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और वो बस दर्द के मारे चिल्लाए जा रहा था। वो बस इसी बात की उम्मीद कर रहा था कि ये लड़की यहां से निकले ताकि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सके और अपना इलाज करवा सके। मैं तुमसे पूछ रही हूं, मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ में जो किया, क्या तुम उससे खुश हो? उस लड़की ने फिर से पूछा। हाँ, मैं खुश हूं, अब बस और कुछ नहीं करना मुझे, अभिराज ने बहुत ज्यादा दर्द में कराहते हुए कहा। तो अब बताओ कि क्या तुम इन दोनों को परेशान करोगे, इन्हें अलग करने की कोशिश करोगे? उस लड़की ने फिर से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। प्लीज मुझे जाने दो, अभिराज ने कहा। इसके बाद वो लड़की उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी और फिर उसने कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक आखिरी चीज है कि जो मैं तुमसे कहना चाहती हूं। आज यहां पर क्या हुआ, इस बारे में तुम बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं कहोगे। खास तौर पर मैंने क्या पहना और मैं कैसी लग रही हूं, इसके बारे में तो जरा भी बात मत करना। अगर मुझे पता चला कि मेरे बारे में कोई बाहर बात कर रहा है या बाहर बात हुई है, तो अंजाम उससे बहुत ज्यादा बुरा होगा जो अभी हुआ है, समझे ना? जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अभिराज बड़ी मुश्किल से और इतना भर कहकर फिर गिर गया और वो शांत हो गया। फिर उसने बाकी के लोगों की तरफ देखा। वो भी उसके इशारे का मतलब समझ गए और उन्होंने भी तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। अब आगे क्या होने वाला था? कौन थी ये लड़की? क्या लकी इसके बारे में कुछ जान पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिराज उस लड़की के पीछे पागल हो गया था और उसके कपड़े तक उतारने के लिए खड़ा हो गया। इधर उस लड़की को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वो आराम से कुर्सी पर बैठी हुई थी। जब अभिराज ने उसके कपड़े उतारे तो उसे देखता ही रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे चूम पाता, इतने में उस लड़की ने अभिराज की 2 उंगलियां काट दी। सब लोग उसे इस हाल में देखकर हैरान थे। खुद अभिराज भी अपनी इस हालत को देखकर बाद में उस लड़की की सारी शर्तें मानने के लिए राजी हो गया। इसके बाद उस औरत ने फिर से अभिराज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छे, चलो अब अगर तुम्हें और कुछ भी देखना हो तो बताओ, लेकिन याद रहे कीमत वही रहेगी जो तय थी। उस लड़की की बात सुनते ही अभिराज के दिल की हालत खराब हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांप ने उसे डस लिया और अब उसे पानी तक मांगा नहीं जा रहा था। ना सिर्फ वो बल्कि बाकी सब लोग उस लड़की के आगे हाथ जोड़ने के लिए खड़े हो गए थे। वो उन सब के बीच में से होते हुए लकी और शिरीन के पास जाने लगी। शिरीन को खुद इस वक्त उस लड़की को देखने से काफी डर महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर उसकी घबराहट नजर आ रही थी। इतने में वो सफेद कपड़े वाली लड़की मुस्कुराई और बोली, अरे
एक तो मैंने तुम्हारी अभी जान बचाई और उसके बाद तुम मुझे ऐसी नजरों से देख रही हो। तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई चुड़ैल हूं? ये सुनते ही शिरीन की आंखों से तो आंसू आ गए। वो घबराई हुई सी उसे देखे जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो करे क्या। अरे घबराओ मत, वो सिर्फ मजाक कर रही है, इधर आओ। लकी ने तुरंत शिरीन को अपने पास बुलाया और फिर उसके गाल पर लुढ़कते हुए आंसू को पोंछ दिया। अब शिरीन को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से उसे ना जाने क्या हुआ, वो दहाड़ मारकर रोने लगी। उसने अपना चेहरा लकी के सीने में धंसा लिया और उसकी पूरी शर्ट भीग गई। लकी ने भी शिरीन की पीठ थपथपाई और फिर उस सफेद कपड़े वाली लड़की की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी, इसे जरा माफ कर देना। असल में ये आपका ना इतना खतरनाक रूप देखकर थोड़ा सा घबरा गई है। वैसे थोड़ा सा तो मैं भी घबरा गया था। लकी ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा और फिर शिरीन को गले लगा लिया। अब तक शिरीन शांत हो गई थी। इतने में उस सफेद कपड़े वाली लड़की ने जब लकी और शिरीन को इस तरह से देखा तो बोली, तुमने उसे अच्छे से प्रोटेक्ट किया, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। चलो अब तुम लोग चाहो तो मेरे साथ बाहर आ सकते हो। इसके बाद वो आगे आगे चलने लगी और शिरीन और लकी उनके पीछे पीछे। इधर अभिराज और उसके आदमी जो कोई भी उस औरत के रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने तुरंत पीछे हटकर उन लोगों के लिए जाने की जगह बना दी। उन लोगों के चेहरे पर भी डर तो साफ नजर आ ही रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़की इतनी सुंदर लग रही थी कि मारे डर के ही सही, लेकिन वो बस उसे देखना ही चाह रहे थे। होटल के बाहर आने के बाद लकी शिरीन के साथ में वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं उस सफेद कपड़े वाली लड़की इससे नाराज ना हो जाए। अगर वो उसे नाराज करता तो हो सकता था कि वो उसके साथ भी वैसा ही करती जैसा कि उसने अभिराज के साथ किया था। इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। वो एक थोड़े से सुनसान इलाके में आ गए और इतने में वो सफेद कपड़े वाली लड़की पलटी और बोली, चलो ठीक है, तुम लोग पहले निकल सकते हो। ठीक है, थैंक यू, आपने हमारी जान बचाई है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू सो मच। लकी ने बहुत ही प्यार से कहा और फिर वो शिरीन के साथ में आगे निकलने लगा। इतने में वो सफेद कपड़े वाली लड़की ने उसे पीछे से रोका और कहा, एक मिनट रुको, मेरे कहने का मतलब था कि ये लड़की जा सकती है, लेकिन तुमको मेरे साथ रुकना पड़ेगा। लकी ये सुनकर हैरान हो गया। उसने उस लड़की की तरफ देखा और पूछा, लेकिन मैं क्यों, कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं? एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं अभी इंडिया आई हूं और मुझे अभी बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम नहीं है और ना ही कोई अंदाजा है। मेरे साथ में एक असिस्टेंट थी, लेकिन वो भी कुछ काम की वजह से बाहर गई हुई है। अब ऐसे में मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। एक बार के लिए मेरा काम हो जाए तो उसके बाद तुम जा सकते हो, उस लड़की ने कहा। यह सुनकर शिरीन भी हैरान हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी का उसके साथ में जाना बहुत खतरनाक हो सकता था। इससे पहले कि वो लड़की लकी को अपने साथ में लेकर जाती, उससे पहले ही शिरीन उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, नहीं, तुम इसको लेकर मत जाओ, इसकी जगह मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूं। ये सुनते ही उस सफेद कपड़े वाली लड़की ने नाम अपना सिर हिला दिया और बोली, तुम कितनी ज्यादा डरी हुई हो। वैसे मैं तुम्हें अपने साथ में ले जा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगी, तुम मेरा काम नहीं कर पाओगी। शिरीन ने फिर से कहा, ठीक है, तो फिर हम दोनों साथ में ही आएंगे, हम दोनों आपके साथ में खड़े रहेंगे। देखो गुड़िया, तुम मेरे साथ चलने को तो चल सकती हो, लेकिन मेरे साथ रहने में ना तुम्हें एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हो सकता है कि तुम्हें हर थोड़ी देर में ये देखना पड़े कि लोगों का खून बह रहा है, मैं किसी से लड़ रही हूं या फिर मैं लोगों को मार रही हूं, उस सफेद कपड़े वाली लड़की ने कहा। उसकी आवाज काफी धीमी थी और वो सुनकर शिरीन को और ज्यादा डर लगने लगा। शिरीन ऊपर से नीचे तक कांप उठी और फिर उसने सफेद कपड़े वाली लड़की को देखा और बोली, मैं डरने वाली नहीं हूं, बस मुझे अपने साथ ले चलो। इतने में लड़की जोर से हंसी, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, प्यार आपको हमेशा ना फिक्र करने पर मजबूर कर देता है। प्यार ना आपको बहादुर नहीं बनाता, बल्कि उल्टा डरपोक बना देता है। लेकिन असल में प्यार हो तो आदमी फिक्रा नहीं बेफिक्रा हो जाता है। गुड़िया, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। कभी कभी तो मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि इसमें सही क्या और गलत क्या। जैसे उस लड़की के मुंह से शिरीन ने यह सब बात सुनी तो फिर से उसके दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो गई। वो अंदर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने लकी के ऊपर से अपनी नजर नहीं हटाई और वो बस उसे देखे जा रही थी। तुम यहां से जाओ, मुझे सिर्फ इस लड़के की जरूरत है, ये मेरे साथ रहेगा तो काम हो जाएगा मेरा, उस लड़की ने फिर से कहा। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, शिरीन ने फिर से कहा।
लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से बात पूरी कर पाती, इतने में उस लड़की ने बीच में उसकी ओर आते हुए उसकी बात को काटते हुए कहा, देखो अगर तुम यहां से नहीं गई ना तो मैं इसके पैर तुम्हारे सामने काट दूंगी। अभी तुमने होटल में उस आदमी की हालत देखी ना, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की भी वही हालत करूं? मैं वो शिरीन की तो अब हालत और पतली हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि अब पीछे हट जाने में ही उसकी भलाई थी, लेकिन फिर भी वो घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। शिरीन, तुम आराम से जा सकती हो, मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग को पूरी तरीके से समझता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है यार, मैं ध्यान रख लूंगा अपना। लकी ने शिरीन का हाथ थामते हुए कहा। उसने देखा कि शिरीन की हथेली मारे पसीने से पूरी तरीके से भीग गई थी। लकी लकी मुझे डर लग रहा है लकी, शिरीन ने रोती हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा। देखो, मैं सिर्फ 3 तक ही गिनने वाली हूं, ठीक है? अगर तुम 3 गिनने से पहले यहां से नहीं गई ना तो फिर बाद में मैं जो करूंगी ना उसके लिए ना मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराना। 3। उस सफेद कपड़े वाली लड़की ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। शिरीन का दिल तो और ज्यादा घबरा गया। उसे लग रहा था कि ये लड़की लकी के साथ भी वैसा ही कुछ करेगी जैसा कि उसने अभी अभिराज के साथ किया था। इसके बाद उसने लकी की तरफ देखा और कांपती हुई नजरों से बोली, प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखना लकी, देखना तुम्हें कुछ हो ना जाए, प्लीज ध्यान रखना। इतना भर कहने के बाद उसने एक बार और पूरी नजर भर के लकी को देखा और फिर वहां से पलट कर जाने लगी। लकी ने भी एक गहरी सांस ली। जिस तरह से शिरीन ने उसे अभी देखा था, उसे देखकर लकी भी समझ गया था कि उसके दिल में लकी के लिए बहुत कुछ चल रहा था। वो उसे किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी। वो सफेद कपड़े वाली लड़की ये सब देखकर हंस रही थी। उसने लकी की तरफ देखा और कहा, अब अगर फिर से तुम दोनों की नजर मिल गई ना तो वो तुम्हें यहां से ले जाकर ही मानेगी। चलो अब तुम मेरे साथ में आओ। लकी का चेहरा ये सुनते ही शर्म के मारे लाल हो गया। वो उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। वो सड़क के किनारे पर चले जा रहा था। लकी ने उसका जिस तरह का रूप अभी अपने आंखों के सामने देखा, उसे देखने के बाद तो उसने फिर से उस लड़की की तरफ देखा और बड़ी अदब के साथ पूछा, क्या आपने मुझे मार्शल आर्ट्स में गाइड किया था अभी? और वो जो मैं कर रहा था वो आपने मुझसे करवाया था क्या? बाकी जो लोग वहां खड़े थे वो आपकी आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे थे? क्या सिर्फ मैं ही आपको सुन पा रहा था? वो सफेद कपड़े वाली लड़की लकी की तरफ देख भी नहीं रही थी, वो बस चले जा रही थी और उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा, यह मेरा अपना तरीका है, मैं बिना उसे देखते ही सामने वाले से वो करवा देती हूं जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे ही आता है। तुम मेरे साथ चल रहे हो तो काम खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें ये सब सिखा सकती हूँ। लकी ये सुनते ही खुशी के मारे तो उछल गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो ऐसा कुछ सीख सकता था तो उससे अच्छी बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। उसने कहा, थैंक यू। वैसे आपके लिए क्या कर सकता हूं मैं? आपको मेरी क्या जरूरत पड़ने वाली है? ये सुनते ही उस लड़की ने लकी को एक अजीब नजरों से देखा और फिर बोली, मैं एक आदमी का खून करने जा रही हूँ, मुझे उसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। मैं जयपुर में आज ही आई हूँ और मुझे इस शहर के बारे में ज्यादा कुछ अंदाजा है नहीं, इसलिए मुझे एक आदमी की जरूरत थी जो मुझे थोड़ा सा इस शहर के बारे में बता सके। तुम इसके लिए अच्छे लगे मुझे, तुम अच्छे हो बाहर से भी और अंदर से भी, इसलिए बस मेरे साथ चलते रहो। मारने जा रही हो? किसे मारने जा रही हो? और उसने आपके साथ ऐसा क्या किया कि आप उसे मारने पर उतारी हो गई हो? क्या बात है? लकी ने जैसे उसका प्लान सुना तो वो तो हक्का बक्का रह गया। वो उसकी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन वो लड़की थी कि लकी की तरफ देख ही नहीं रही थी। देखो, उसे मारने के पीछे का एक ही कारण है, बहुत वाजिब कारण है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बारे में कोई चीज बताने की जरूरत है, उस लड़की ने कहा और फिर लकी की तरफ देखकर हंसने लगी। लकी उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसके साथ आकर सही किया या गलत। इसी उधेड़ बुन से बाहर आने के लिए उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा तो आप दोनों के बीच पहले से कोई दुश्मनी रही होगी। खैर, मुझे आपको वो सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ना मैं तो बस आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये मामला कितने दिनों में निपट जाएगा। देखो, क्या है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉलेज भी जाना होता है, ढेर सारा काम होते हैं। लकी ने कहा, अब आगे क्या होने वाला था? क्या जवाब देने वाली थी वो सफेद कपड़ों वाली लड़की उसे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए द मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और शिरीन उस सफेद कपड़े वाली लड़की के पीछे बाहर आ गए थे। लकी उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास उसके साथ जाने के बिना और कोई चारा नहीं था।
इधर शिरीन भी लकी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास भी और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही लकी और वो लड़की साथ में चलने लगे तो लकी को पता चला कि वो लड़की किसी का खून करने जा रही थी। उसमें उसे लकी की जरूरत थी। ये सुनते ही वो घबरा गया। अब वो उससे बस ये जानना चाहता था कि वो फ्री कब हो पाएगा। मुझे नहीं मालूम, वो आदमी मुझसे डरा हुआ है और ना जाने कहाँ छुपा हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि हमें कुछ दिन लग जाए, ये भी हो सकता है कि हम कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा ना, तब तक तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जा सकते, ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब लकी के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या कहे। वो बस चुपचाप बुत सा बनकर खड़ा था। उसकी शक्ल देखकर उस लड़की को हंसी आ गई और उसने कहा, देखो, इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तय किया है ना, वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम अच्छा काम करते रहे तो मेरा दिल जीत लिया। हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी चले जाने दूं। क्या कहते हो? लकी के पास में अब उसका दिल जीतने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बस उसके पीछे पीछे चला गया। लकी ने एक ऑटो लिया और वहां से उस लड़की के साथ में रवाना हो गया। वो उसके साथ में शर्मा होटल पर आ गया। लड़की को उस रात में रुकने के लिए कमरे की जरूरत थी। वो लड़की डेस्क पर आई और उसने अपने लिए कमरा खुलवाया। उसके बाद अपने बगल में ही लकी के लिए भी एक कमरा खुलवा दिया। इसके बाद वो अपने कमरे की चाबी लेकर वहां से निकल गई। लकी अभी भी डेस्क पर खड़ा था और अपनी चाबी मिलने का इंतजार कर रहा था। उस लड़की ने जो डेस्क पर खड़ी थी, उसने लकी को देखा और उससे कुछ बात करने लगी। इतने में वहां पर जितना भी मेल स्टाफ थे, वो भी उस सफेद कपड़े वाली लड़की के बारे में आपस में बातें किए जा रहे थे। अरे भाई, एक बात सुनो ना, ये जो लड़की तुम्हारे साथ अभी आई है, इसने अपना चेहरा ढका हुआ है, इसलिए हम ठीक से ना देख नहीं पाए उसे। इसके अलावा उसने जो आईडी कार्ड इस्तेमाल किया था, उसमें भी ना तो उसका फोटो ठीक से आ रहा था और ना ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये वही लड़की है। लेकिन उसने पैसे ही इतने दिए थे कि हम लोग उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाए। तो अगर तुम्हारे साथ में उसका कोई फोटो हो तो दिखा सकते हो क्या? हाँ यार, सच में लड़की सुंदर है। मैं तो उसकी आंखों में ही अटक गया हूँ यार। वैसे तुम्हारे और उसके बीच में रिश्ता क्या है? क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो ताकि उससे मैं बात कर सकूं? लकी उन सब की बातों को सुनकर थोड़ा शर्मा गया और फिर उसने खांसते हुए कहा, देखो, हम लोग यहाँ पर ना तुम्हारे मेहमान बनकर आए हैं, इसलिए तुम हमारे बारे में इस तरह से जानकारी निकालकर अपनी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हो, समझे? ये सुनते ही सब लोगों के तो कान खड़े हो गए। लकी का पत्ता ये काम कर गया और इसलिए सब लोग ने बारी बारी से उससे माफी मांगी। इधर उस लड़की ने लकी के लिए भी एक कमरे की चाबी निकाली और बोली, लकी जी, आप दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। असल में वो मैडम हमसे जो चाबी लेकर गई है ना, वो कभी काम करती हैं तो कभी नहीं करती है। तो मुझे पहले याद नहीं था और मैंने गलती से उन्हें वो चाबी दे दी। अब मैं ये उनके पास भिजवा देती हूँ, लेकिन आप जा रहे हो तो क्या आप उन्हें ये चाबी दे देंगे? उन्हें कहना कि कल सुबह वो हमारी ये पुरानी चाबी हमें लौटा देंगी। ठीक है, लकी ने कहा और उसके बाद उस लड़की के हाथ से वो चाबी ली और सीधा अपने चौथे माले पर बने हुए कमरे में चला गया। फिर लकी सबसे पहले अपने कमरे में जाकर नहाया, थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। उसे याद आया कि उसने अभी तक उस लड़की को वो चाबी नहीं दी थी, इसलिए उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और सीधा उस लड़की के कमरे में चला गया। लकी ने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज देने लगा, मगर वो सुन ही नहीं रही थी। वो कमरे का दरवाजा बजा रहा था, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लकी ये देखकर सुनकर हैरान परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। हो सकता था कि उसके साथ में कोई समस्या हो गई हो। लकी ने इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं और सीधा उस चाबी का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा खोल दिया। फिर जैसे ही दरवाजा खोलते ही वो अंदर घुसा और सामने जो मंजर देखा, वो देखने के बाद तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि वो लड़की अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी वो। जिस तरह से वो बैठी थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पलंग पर कमल का फूल खिला हुआ है। उसके काले बाल अभी भी गीले थे और उसमें से पानी की बूंदें गिर रही थी। उसके शरीर में से बहुत भीनी सी खुशबू भी उठ रही थी। उसने अपने बालों को अपने कंधे पर से नीचे उतारा। लकी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसे अंदर आते ही कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वो अंदर तक हिल गया। लकी ने देखा कि पलंग के इर्द गिर्द बैंगनी रंग की जाली लगी हुई थी।
उसे देखकर उसने एक ब्लेड निकाली और सीधा उस पर दे मारी। अचानक से एक तेज सी रोशनी चमकी और उस नेट की जो रस्सी बंधी थी वो टूट गई और पूरी जाली नीचे पलंग पर आकर बिछ गई। लकी ने इतने में देखा और उसे कहा, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये सुनते ही लड़की ने अपनी आंखें खोल दी और वो लकी की तरफ देखने लगी। फिर वो लड़की अपनी जगह से उठी और एक ही छलांग में लकी तक जा पहुंची। उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया और फिर नीचे गिरा दिया। उसने फिर उसे लकी की गर्दन को पकड़ा और बोली, तुम्हारे और उस बूढ़ी औरत के बीच में क्या रिश्ता है? उसकी आंखें लाल हो गई थी। कौन बूढ़ी औरत? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, लकी ने कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके गले में फंदा डाल दिया हो। मैं परिणीता की बात कर रही हूं। उसने उसकी गर्दन छोड़ी और फिर उसके कपड़े पकड़ते हुए बोली। फिर उसने लकी को हवा में उठाया और सीधा नीचे गिरा दिया। लकी सीधा बिस्तर पर गिरा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसका सफेद रंग का रौब सीधा उड़ता हुआ उसके पास आया। उसने उसे ओढ़ लिया। लकी ये सब देखकर बुरी तरीके से कांप रहा था। उसे इस तरह हाल में देखकर उस लड़की ने कहा, अभी तुमने एक ब्लेड चलाई और फिर उस नेट को नीचे गिरा दिया। तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? लकी पलंग पर गिरने की वजह से चोटिल हो गया था। उसे दिल ही दिल इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया है। जब मैं दिल्ली रहा करता था तब उनसे मैंने ये सब सीखा। सासू माँ? कौन सासू माँ? और कैसी दिखती है वो? उस लड़की ने लकी से पूछा। लकी को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि क्या वो और उसकी सासू माँ दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। लकी ने कुछ देर में सोचा और फिर बोला, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। वो भी इस तरह के कपड़े पहनती है, लेकिन उसके कपड़े का रंग ना लाल होता है और वो 2 चोटी भी बनाती है। वो खुद भी देखने में सुंदर लगती है। ये सुनते ही वो लड़की एक बार के लिए चौंक गई। वो चौंकते हुए लकी की तरफ देख रही थी और फिर उसने खुशी के मारे कहा, जब तुमने उससे मुलाकात की तब वो 80 साल की थी और फिर अचानक से एक दिन में वो 17 की हो गई थी ना? तुम्हें कैसे पता? वो लड़की ये सुनते ही फिर से खुशी में नाचने लगी और बड़बड़ाते हुए बोली, ये तो वही है, मुझे उसके पास ले चलो। कहाँ है वो? लकी ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप जिस इंसान को मारना चाहती हैं वो मेरी सासू माई है? हाँ, वही चुड़ैल जिसका मैं खून पीना चाहती हूँ, और तुम मुझे उसके पास अपने साथ में लेकर चलोगे। अगर तुमने मुझे उससे मिलवा दिया तो मैं उसके बाद तुम्हें ढेर सारा इनाम देने वाली हूँ। अब मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है? फिर उस लड़की ने लकी की तरफ देखा। लकी ये सुनते ही झटका खा गया। उसे अचानक से वो दिन याद आ गया जब उसकी सासू माँ को भी उसने इसी तरह की चीज करते हुए देख लिया था। तब उसने उसे बताया था कि उसकी एक दुश्मन थी जिसका नाम जिजीविशा था। वो उससे काफी डरी हुई थी और वो भी उसे खत्म करना चाहती थी। वैसे ये भी उसे खत्म करना चाहती थी। कहीं ये वही जिजीविशा तो नहीं थी? वैसे क्या आपका ही नाम जिजीविशा है? अच्छा, तो मतलब तुम्हें परिणीता यानी तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें मेरे बारे में पहले ही बता दिया है। वैसे उसकी हालत इस वक्त कैसी है? मुझे उसके बारे में और भी चीजें बताओ, उस लड़की ने कहा। लकी ने अपना सिर नाम में हिलाया और बोली, हाँ भले ही मैं जानता हूं कि वो इस वक्त कहां पर है, पर फिर भी मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कहां पर है। क्या तुम्हें क्या मरना है क्या? उस लड़की ने कहा। उसकी आंखें मारे गुस्से की वजह से ठंडी हो गई और वो लकी को मारने के लिए अपना हाथ उठा चुकी थी। उसने अपने रोब की आस्तीन को ऊपर किया और वो लकी की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो रुकी और उसने लकी से कहा, देखो, मेरे इस लबादे में ना बहुत सारे बारीक तार छिपे हुए हैं। अगर मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन्हें खोल दिया ना तो ये चाकू से भी नुकीले हो जाएंगे और सीधा तुम्हारी दोनों हाथों को काट देंगे। क्या अब भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? लकी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। भले ही मौत का साया उसके ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि अगर वो उससे बात कर लेता तो शायद उसे इन दोनों के बीच में जो हो रहा था वो समझ आ सकता था। वैसे आप दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा है? क्या आप चाहो तो मुझे बता सकते हो? आप इतनी सी बात के लिए लोगों को मारना क्यों चाहती हूँ? जरूरत क्या है? मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ, लेकिन मैं उसके शरीर का हर एक हिस्सा अपने हाथों से काट देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से चीर दूं, फिर तिनका तिनका उसे मारूं। अब भी तुम्हें मेरे और उसके बारे में बात करनी है? बोलो।
जीजी विशा ने अपना लबादा पीछे की ओर खींचा तो लकी को ऐसा लगने लगा जैसे उसका खुद का शरीर भी पीछे की तरफ खींचने लगा था। लकी बस रोने ही वाला था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी में से कहीं से कोई ब्लेड धंसे जा रही थी। उसके हाथ में वो चुभन उसे बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। उस लड़की ने फिर से लकी को देखा और मुस्कुराई। तुम्हें ये महसूस हो रहा है ना? अब आगे से ऐसी बात करने की हिम्मत भी नहीं करना। ये ताकत है मेरी। अगर तुम्हारा हाथ टूट जाए तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अब चुपचाप बताओ कि वो कहां पर है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सच में अपनी सासू मां का पता उसे बता देता? क्या वो उसे जान से मार देती? या आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जैसे ही जीजी विशा के कमरे में घुसा तो उसका हाल देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने नेट को ब्लेड से गिरा दिया था और इस वजह से जीजी विशा को पता चल गया कि लकी और परिणीता के बीच कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर था। वो परिणीता की खून की प्यासी थी और लकी से उसका पता पूछ रही थी, लेकिन लकी उसे बताने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा हाथ काटूंगी, उसने कहा। जीजी विशा के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और लकी भी हवा में उठ गया और फिर सीधा धड़ाम से नीचे गिरा। जिस तरह की आवाज आई उससे तो लग रहा था जैसे उसका हाथ ही टूट गया, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो पाया उसका हाथ नहीं टूटा था। वो बिल्कुल ठीक था और अभी भी उसके कंधे से जुड़ा हुआ था। बस उसके हाथ पर थोड़े से खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। शायद वो उसकी ड्रेस पर लगे धागों की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन अगर जीजी विशा अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करती तो शायद लकी का हाथ अलग हो सकता था। आपने मेरा हाथ काटा नहीं? लकी ने घबराते हुए पूछा, लेकिन वो उसी वक्त सही नजर आ रहा था। जीजी विशा ने लकी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम भी बहुत कमाल हो, हिम्मत तो तुम में बहुत है, इसलिए आज के दिन मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूं। इसके बाद जीजी विशा लकी के ऊपर देखे जा रही थी। वो इतने में उसकी नजर उसकी जेब पर पड़ी। उसने अभी भी अपनी जेब में वो लाल रंग का धागा रखा था। ये क्या है? जीजी विशा ने पूछा। जैसे ही लकी ने उसकी नजर की ओर देखा तो एक बार के लिए वो खुद भी दंग रह गया। उसने देखा कि ये तो वही धागा था जो उस दिन उसकी सासू मां ने उसे दिया था। उसके बाद में उसने उसे उतारा ही नहीं था और वो बस उसे अपनी जेब में लिए जा रहा था। जैसे ही लकी ने उस धागे को अपने हाथ से अंदर करने की कोशिश की तो वो वापस आकर बाहर गिर गई। लकी ने फिर से उसे उठाया और अपनी जेब में डालने लगा। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका कि इतने में एक हाथ आया और उसके हाथ से वो लाल धागा गायब हो गया। जीजी विशा ने वो धागा अपने हाथ में ले लिया। फिर वो उसे टटोलते हुए देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो सासू मां ने दामाद जी को बहुत प्यार से अपनी दुआएं दी हैं। फिर जीजी विशा उस धागे को अपनी उंगलियों में घुमाने लगी। जैसे उसने धागे को घुमाया तो उधर से भी धागा हल्का सा घूमने लगा। जीजी विशा की उंगली में सच में अचानक से हरकत हुई। परिणीता को उधर से धागे की हलचल महसूस हो गई। जीजी विशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम और परिणीता एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तुम इधर से सिग्नल देते हो और उधर से वो भी सिग्नल देती है। नहीं, मेरा काम सिर्फ उन्हें मुर्गे देने का होता है। जब से मैं दिल्ली से जयपुर आया हूं तब से मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। ये सुनते ही जीजी विशा को हंसी आ गई और उसने कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। जिस तरह की संकीर्ण मानसिकता की वो औरत है ना, तुम्हारे लिए तो वो उस वक्त छोड़ना जब वो ठीक हो गई थी बहुत बुरा रहा होगा। हो सकता है कि इस बात की वजह से वो तुमसे नाराज भी हो गई हो। ये भी हो सकता है कि इस बात का बदला लेने के लिए वो तुम्हें ढूंढने के लिए दिल्ली से जयपुर आ जाए। ये भी ठीक ही है। इस हिसाब से मुझे तो उसे ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उल्टा वो खुद ही यहां पर आ जाएगी। थैंक यू सो मच। लकी इस वक्त जीजी विशा को नफरत भरी नजरों से देख रहा था और उसने कहा, वैसे आपको इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी इतना खुश होना ना ठीक बात नहीं है। मैंने भी सासू माँ को लड़ते हुए देखा है और आपके सामने वो खुद भी किसी से कम नहीं है। इसलिए मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि जितना दूर हो सके ना उतना दूर हो जाओ उनसे, वरना हो सकता है आपको ही वो मुर्गा बना दे। जीजी विशा ने भी लकी की बात सुनी और बड़ी ध्यान से हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, वो मुझसे कम से कम 40 साल बड़ी है और मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी लड़ने की ताकत मुझसे ज्यादा अच्छी होगी अनुभव जो है। लेकिन फिर भी मैं उन्हें मारना चाहती हूँ और इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है।
लकी ने पूछा। वो ऐसे काम में कभी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। जिजीविशा उसके पास आई और बोली, जी मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें करना क्या है और कैसे करना है, ताकि जब मैं उनसे लड़ने के लिए जाऊं तो मैं अकेले ना रहूं। तुम उसके भरोसे के आदमी हो और मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगी। इससे होगा ये कि तुम उसके पास जाओगे और जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा तुम मेरे लिए उसके ऊपर हमला करोगे ना? लकी ने ना में अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, ना तो मैं उनसे कोई दुश्मनी करूंगा, ना ही उनके मन में मेरे लिए कोई उल्टी बात है। उल्टा वो मुझे बहुत प्यार से रखती हैं, इसलिए मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये सुनते ही जैसे जिजीविशा की आंखों में तो अंगारे उतर आए। वो अचानक से उसे गुस्से में देखने लगी और उसे खांसी आ गई। उसने अपनी हथेली अपने मुंह के आगे रखी और उसने खांसने के बाद उसने अपना हाथ हटाया तो उसके हाथों में बलगम के साथ खून भी आ गए। अरे ये खून कैसा? आप ठीक तो हैं? लकी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछा। जिजीविशा तो इतनी फिट नजर आ रही थी, फिर उसे खांसी में इतना खून कैसे आ गया? जिजीविशा ने अपने हाथ पर लगा खून साफ किया और फिर अपना मुंह साफ करने लगी। उसकी सांस हल्की सी कमजोर हो गई थी और उसी कमजोर सांस के साथ उसने कहा, मैं अभी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए बहुत सी क्रिटिकल पोस्ट पर आ गई थी। तुमने जिस टेक्निक से मेरे ऊपर ब्लेड फेंकी ना, वो परिणीता की टेक्निक थी। मुझे लगा कि अचानक से परिणीता ही मेरे कमरे में आ गई और उसने जबरन मेरी प्रैक्टिस को बंद करवा दिया। शायद इस वजह से मेरा खून का बहाव उल्टा हो गया और मेरे अंदर घाव हो गया था। ओह, मुझे माफ कर देना। नहीं, तुमने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया और इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। मैं इस बात का दोष तुम्हें नहीं दे सकती। मैं परिणीता से मार्शल आर्ट्स में बहुत कमजोर हूं, इसलिए मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वो मुझे मार न डाले। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज उन्हें मत मारिए, लकी ने कहा। नहीं, इस बात से तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं उससे बदला लूंगी तो लूंगी, इस चीज से मुझे कोई रोक नहीं सकता, जिजीविशा ने जोश में कहा। उसकी आवाज सुनकर ही लकी इतना घबरा गया कि उसने बिना कुछ सोचे ही वो उसके सामने देखने लगा। वैसे भी जिजीविशा उसके सामने इतनी ताकतवर नजर आ रही थी कि लकी उसे मना नहीं कर सकता था। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सिखाने वाली हूं, क्या तुम सीखना चाहोगे? वैसे तुम्हारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। कौन तुम्हें इतना सब सिखाएगा जितना मैं तुम्हें सिखाने की सोच रही हूं? जब हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं पाएगी। जब मैं हारने लगूं तो तुम मुझे बचाने के लिए बीच में आ जाना। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? प्रॉमिस करो। मैं वो लकी हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब देना चाहिए उसे। तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि अभी तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा और तुम बिना मेरे पूछे कमरे में घुस आए। ऐसे में सोच लो कि जब मैं ये बात सब लोगों के सामने रखूंगी तो तुम्हारा क्या होने वाला है। अगर तुमने हाँ कर दी और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रह गई, तब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। उस लड़की ने कहा और लकी को शरारत भरी नजरों से देखने लगी। ठीक है, लकी ने अनमने मन से हाँ कर दी। वो जानता था कि अभी भले ही वो मार्शल आर्ट सीख रहा था, लेकिन इसके अलावा उसकी सासू माँ बहुत कुछ सिखा चुकी थी उसे। जब वो उसकी सासू माँ दोनों लड़ाई कर रहे होते और एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर हो जाते, तब लकी बीच में आकर उनसे सुलझा देता था। वो इन दोनों को एक दूसरे की जान तो नहीं लेने देना चाहता था। जिजीविशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तो अब जब तुमने हाँ कर दी तो फिर हम लोग आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ। बिल्कुल ध्यान से सीखना। फिर कल से हम लोग मेंटल फॉर्मूला पे काम करेंगे। इसके बाद जिजीविशा ने लकी को कमरे के बीच में सब चीजें कर कर दिखानी शुरू की। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और पैर बिल्कुल साफ थे। जब वो मार्शल आर्ट्स भी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डांस कर रहा हो। इसके अलावा वो अभी नहा कर ही निकली थी और उसके बदन से वो खुशबू अभी तक गई नहीं थी। लकी उसे देख रहा था और बस देखता जा रहा था। वो चाहकर भी उसके बदन पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में जिजीविशा का वो डांस खत्म हो गया। उसने आज बहुत दिनों बाद इस तरह से प्रैक्टिस की थी। एक जमाना था जब जिजीविशा अपने साथ वालों के साथ में पहाड़ों पर इस तरह प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन बहुत समय से वो अपने साथ के लोगों से अलग हो गई और इस वजह से उसे वो सारे पल याद आने लगे। उसने लकी की तरफ अपनी पीठ की हुई थी और इधर उसके मन में बहुत अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसकी पलकों की कोरें गीली हो गई। फिर उसने अपनी आंखें साफ की और लकी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने अभी तुम्हारे सामने जो दिखाया है वो बेसिक स्किल है। अब देखो, तुम भी मुझे ये सब करके दिखाओ, लेकिन हाँ,
मुझे सारे तो याद नहीं रह पाए, मैं उनमें से कुछ याद रख पाया हूँ, और ऐसे में मैं उसे प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ? लकी ने शर्माते हुए कहा। उसका सारा ध्यान तो जीजी विशा के ऊपर था, ऐसे में वो उसके मूव्स को कैसे देख पाता? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से सिखा दूंगी, जीजी विशा ने कहा। ठीक है। लकी के पास में उन मूव्स को प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। उसने वो सारे मूव्स करने शुरू किए जो थोड़े बहुत उसे याद रहे। उसकी शुरुआत के 10 मूव्स बिल्कुल सही थे, लेकिन जब वो आखिर तक आया तो वो आगे का सब कुछ भूल गया। वो बस शर्माते हुए जीजी विशा की तरफ देखने लगा। जैसे ही जीजी विशा ने उसे इस तरह से खड़ा देखा तो उसने गहरी सी सांस ली और फिर लकी के पास जाकर उसे एक एक चीज सिखाने लगी। वो लकी का हाथ पकड़ते हुए उसे सिखा रही थी। लकी भी उसके नाजुक हाथों को पकड़े हुआ था और उसकी मीठी सी आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी। कभी कभी उसके मुलायम से बाल लकी के गालों को छू जाते और उसके बदन की खुशबू से लकी मोहित हो जाता। वो ठीक इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इधर जीजी विशा पिछले 1 घंटे से उससे लेक्चर दे रही थी। लकी ने उसकी आधी बात सुनी, आधी नहीं, और फिर वापस से अपने कमरे में जाने के लिए निकल गया। नहीं, आज तुम यही मेरे कमरे में सोने वाले हो, हमें आगे और भी बातें करनी है, जीजी विशा ने कहा। अच्छा। ये सुनते लकी का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर में लकी उसके कमरे में ही रुक गया। जीजी विशा ने लकी से कहा और कि वो सोफे पर सोने की कोई जरूरत नहीं थी, वो उसके साथ में उसी की बिस्तर पर सो सकता था। लेकिन लकी ने कहा कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर में लकी सोफे पर जाकर सोया। उसने अपने लिए एक रजाई मंगवा ली। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी परिणीता के बारे में से सब कुछ बता देता? आपको क्या लगता है क्या होगा अब उन दोनों के बीच? सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को जीजी विशा ने पकड़ लिया था और अब उसके पास में उससे बचने का कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने लकी को इस बात के लिए राजी कर ही लिया कि उसे परिणीता को मारने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। लकी ने भी आखिर में हाँ कर दी। जब उनकी पहले दिन की प्रैक्टिस खत्म हुई तो उसके बाद जीजी विशा ने लकी को अपने साथ में सोने के लिए कह दिया। वो तो यही चाहती थी कि लकी उसके साथ उसके बिस्तर में सोए, लेकिन लकी ने मना कर दिया। वो आकर सोफे पर सो गया। ठीक इसी वक्त जब ये सब हो रहा था तब उधर अभिराज को भी उसके साथ वाले लोग हॉस्पिटल ले आए। उसे इमरजेंसी रूम से निकाल कर आईसीयू में भर्ती किया गया। विराज भी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? विराज ने पूछा। जब उसे ये सब खबर मिली कि अभिराज के साथ में इस तरह की घटना हो गई तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। अभिराज जैसे आदमी किसी लड़की से इतनी बुरी तरीके से मार खा सकता था, ये उसे बिल्कुल अलग बात लग रही थी। उसके दिमाग में ये बात घुसी नहीं रही थी। फिर जब उसे पता चला कि उसकी उंगलियां और पैर काट दिए गए थे तब तो उसका और भी माथा खराब हो गया। विराज, मुझे माफ कर देना, आपने जो मुझे काम सौंपा था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना, अभिराज ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? विराज ने घबराते हुए पूछा। लेकिन अभिराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे और क्या बताए। वो बोलना तो चाह रहा था, लेकिन उस सफेद कपड़े वाली लड़की की धमकी उसे याद आ रही थी। उसने उसकी जुबान बंद करवा दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो विराज को समझाए तो क्या समझाए और कैसे। इसलिए थोड़ी देर बाद अभिराज ने सारा इल्जाम लकी के सिर पर लगा दिया और कहा, अरे बना ये सब उस फटीचर लकी की वजह से हुआ है। श्रीन मैडम का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं तो उन्हें अपने साथ लेकर आने ही वाला था, लेकिन वो फटीचर पहले ही बीच में आ गया और उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। उसने ही तुम्हारी उंगलियां और पैर काटे हैं क्या? विराज ने पूछा। अभिराज ने उसकी बात में हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये सब उसी का किया धरा है बना। वो फटीचर है बहुत खतरनाक। अगर वो बीच में नहीं आता ना तो शायद आज हमारा काम हो चुका होता। हम सब उसके सामने लड़े थे, लेकिन वो अकेला ही हम सब के ऊपर भारी पड़ा। इधर विराज ने उसकी बात सुनी और फिर बाहर खिड़की की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें जल रही हो। उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया और अपने दिल ही दिल उसने कहा, साला फटीचर आदमी, ये बार बार मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरे जा रहा है। मैं इसको बताता हूं कि इससे इसकी सब चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन सुबह 6 बजे जीजी विशा ने लकी को उठाया। वो दोनों बारी बारी से नहाए और फिर जीजी विशा लकी को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर आ गई। जब होटल में काम करने वाले लोगों ने देखा कि लकी और जीजी विशा एक ही कमरे में सोए तो वो उसे देखकर हैरान रह गए। वहां पर जो आदमी लोग काम कर रहे थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। इतनी शानदार दिखने वाली औरत, और वो भी इतनी बड़ी उम्र की, ऐसे फटीचर बच्चे के साथ क्या कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। साथ में उन सब की जान तो बस यही सोच सोच कर जले जा रही थी कि कल उन दोनों के बीच में रात में क्या हुआ होगा। बहुत सारे लोग तो उस दृश्य को देखने के बाद आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे। इधर जीजी विशा और लकी थोड़ी दूर पर बने एक पार्क के पास जाकर आ गए। वहां पर कुछ लोग थे, लेकिन बाकी का पार्क खाली था। जीजी विशा ने लकी की तरफ देखा और कहा, चलो अब माइंड पर कैसे काम करना है मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि तुम्हें एक तो शांत बैठना होगा, उसके बाद अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने दिमाग को शांत रखना होगा। फिर तुम्हें ऐसे ही अपने दोनों हाथों को बांधकर उठक बैठक लगानी होगी। जीजी विशा ने कहा और फिर उसे वो मंत्र बताने लगी, जिस मंत्र के साथ वो ये काम करने वाला था, जिसमें कुछ 80 सेंटेंस थे और हर सेंटेंस में 5 शब्द भी थे। वो हर किसी कविता की तरह लग रहे थे, लेकिन फिर भी लकी को लग रहा था कि ये सब उसके बस की बात नहीं थी। चलो अब तुम यहाँ बैठ जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें ये फॉर्मूला सिखा दूंगी, उसने कहा। ठीक है, लकी ने कहा और एक चट्टान के पास आकर बैठ गया। वो उस फॉर्मूले को याद करने में लगा था जो अभी जीजी विशा ने उसे सिखाया। अगर वो उसे भूल जाता तो लकी फिर से उससे पूछ लेता। लगभग आधे घंटे के बाद में ही लकी ने पूरा फॉर्मूला याद कर लिया और फिर उसने बड़ी ही खुशी में कहा, मुझे याद हो गया। जैसे ही जीजी विशा ने यह सुना तो उसने कहा कि लकी उसे भी पूरा मंत्र सुनाए। वो भी एक शब्द गलत जाता हुआ नहीं सुन सकती थी। लकी ने मंत्र सुना दिया। जीजी विशा ये सुनकर खुश हो गई और उसने कहा, जिस तरह से तुमने सुनाया है ना, मुझे ये काफी अच्छा लगा। तुम काफी जल्दी सीख गए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे इतनी जल्दी सीख जाओगे, पर याद रखना, इसे हर रोज तुम्हें दोहराना होगा, हर रोज इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा कल रात जो तुमने सीखा है उसे भी याद रखना होगा। जीजी विशा ने फिर से एक बार उसे वो पूरा तरीका सिखा दिया। वो लकी को ताजा कर देना चाहती थी ताकि लकी किसी चीज को भूल ना जाए। अब इधर बहुत से लोग जो वहां पर खेल रहे थे या कसरत कर रहे थे, वो लोग लकी को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी कर क्या रहा था। इसके अलावा उन्हें यह सब दिखाई दे रहा था कि लकी जो कुछ कर रहा था वो बहुत ही दुख के साथ कर रहा था। इतने में एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसने कहा, देखो बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम गलत तरीके से बॉक्सिंग सीख कर आए हो। अगर तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी है तो वहां पर जाकर एक बहुत अच्छा क्लब है, तुम वहां पर जाकर सीख सकते हो। मैं समझ चुका हूं कि तुम अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते हो, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजों से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। लकी ने उस आदमी की बात सुनी और फिर जीजी विशा की तरफ देखने लगा। जीजी विशा ने कहा, बाकी लोगों की क्यों सुन रहे हो? वो जो भी कह रहे हैं उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम बस चुपचाप से वो करते जाओ, मैंने तुम्हें बताया है। जी, लकी ने कहा और फिर अपनी प्रैक्टिस करने में लग गया। फिर काम करते करते दोपहर हो गया। लकी और जीजी विशा एक दुकान पर खाना खाने के लिए आ गए। वैसे आपने कल मेरे ऊपर यही टेक्निक इस्तेमाल किया था ना जो आज किया? लकी ने जीजी विशा की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, ये वो नहीं थी, वो एक अलग टेक्निक थी जिसे सिर्फ लड़कियां ही इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब सिखाऊं? लेकिन सोच लेना, अगर तुम्हें वो सब सीखना है तुम्हें औरत की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी और उन्हीं तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था, लकी ने कहा। नहीं, मैं अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ कि तुम क्यों पूछ रहे थे। तुम इसलिए पूछ रहे थे ना ताकि मैं तुम्हें वो सब सिखा सकूं। जीजी विशा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में बहुत ताकत नजर आ रही थी। कोई भी आदमी उसे देखते ही ये बात आराम से कह सकता था। इतने में वेटर उनका ऑर्डर लेने आया। उनके सलाद में से एक मूंगफली का दाना निकला और सीधा उस वेटर के पैर में जा गिरा। वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और जोर से चिल्ला उठा। उसके हाथ से सारा खाना गिरने ही वाला था। इतने में जीजी विशा अपनी जगह से उठी। उसने वेटर के कपड़े पकड़ लिए और ना सिर्फ उसे गिरने से बचाया बल्कि वो सारा खाना भी अपने हाथ में ले लिया। जितनी भी चीजें थाली में थी, हवा में लहराने के बाद वो सारी वापस थाली में आ गई जैसे पहले थी। इसके बाद उसने वेटर को छोड़ा। लकी ये देखता ही रह गया। थैंक यू मैडम, आपने तो बचा ही लिया, कमाल की हैं आप, उस वेटर ने जीजी विशा की तरफ देखते हुए कहा। इतने में होटल के बाकी लोग भी उसकी तारीफ करने लगे, ताली बजाने लगे। ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो मुस्कुराए जा रही थी। लकी ने भी उसके लिए ताली बजा दी। हालांकि उसने अभिराज के साथ जो किया था उसके साथ आगे ऐसा ना हो, इसलिए लकी भी ये सब कर रहा था।
और उसकी तारीफ कर रहा था। इसके बाद उन दोनों ने आराम से खाना खाया और वहां से बाहर निकल आया। वो सिर्फ उसे ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो लकी को वो सिखा रही थी वो कितना सही था और लकी इससे कितने सारे काम कर सकता था। इसके बाद लकी ने भी ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बस उसके साथ में प्रैक्टिस करने लगा। जब वो शाम को अपने कमरे में आता तो जीजी विशा लकी से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती। जीजी विशा के साथ में रहते हुए लकी ने बहुत सारे कुंफू सीख लिए। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब इतना बढ़िया कुंफू करने लगा। एक दिन जब शाम को होटल में उसने लकी के सारे सवालों के जवाब दे दिए थे तो आखिर में जीजी विशा ने लकी से कहा, देखो अब तुमने इस मंत्र के और इस टेक्निक के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे सीख लिए हैं। कुल 36 स्टेप्स होते हैं और वो सारे ही तुम्हें सिखा चुकी हूँ मैं। ये 36 स्टेप्स सब कुछ हैं। अब आगे से जब कभी तुम दुश्मन से मिलोगे ना तो उससे लड़ने में, उससे निपटने के लिए सारे तरीके तुमने सीख लिए। वो सब यही काम होने वाले हैं तुम्हारे लिए। हाँ मैं समझ गया, लकी ने बहुत ही गंभीरता से कहा। वो जीजी विशा को पहले ही इन मामलों में अपनी गुरु मान चुका था। इसके बाद जीजी विशा नहाने के लिए चली गई और उसने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनकर पलंग पर अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसने पहले जब वो कमरे में मार्शल आर्ट्स करती तो वो उसे बिना कपड़ों के ही करती, लेकिन जब से लकी भी उसके साथ करने लगा तो अब कपड़े पहनने लगी थी। लकी इधर चुपचाप अपने सोफे पर लेटा हुआ था और आराम से अपना फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद में एक न्यूज हेडलाइन ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। बरना की रानी के गायब हो जाने के बाद से पुलिस ने उसकी तलाश में पूरा जयपुर छान मारा। लकी को अचानक से याद आया कि उस दिन उसने खेल में भाग लिया था तो उस देश के राजा के बगल में जो रानी की कुर्सी लगी हुई थी वो खाली थी। लेकिन उस वक्त लकी को यह लग रहा था कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सेरेमनी में नहीं आई थी। लेकिन अब जब लकी ने वो खबर पढ़ी तो उसे समझ आया कि वो रानी का गायब होना कितनी बड़ी बात थी। लकी ने उस खबर को खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि वो लोग ओपनिंग सेरेमनी की पार्टी में जाने के बाद में फिर से अपने देश के लिए रवाना हो जाने वाले थे, लेकिन अचानक से रानी गायब हो गई और इसी वजह से राजा अभी तक यहीं पर रुके थे और रानी की तलाश में लगे थे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। लकी ने देखा कि नीचे उस रानी की तस्वीर भी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उन्हें बचा पाता? आखिर किस तरह से जुड़ा हुआ था ये पूरा मामला लकी से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को जीजी विशा ने अपने कमरे में रोक लिया था और उसे सारे दांव पेच सीखने शुरू कर दिए। जैसे ही लोगों ने देखा कि जीजी विशा और लकी एक ही कमरे से बाहर आए तो उनकी आंखें तो हैरानी के मारे अटक ही गई थी। ऐसा हो कैसे सकता था कि इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो, लेकिन लकी भी उसके साथ जुड़ा रहता और उसने सब कुछ सीख लिया। एक दिन जब लकी उसके कमरे में सोफे पर लेटा था तो उसने देखा कि बरना के राजा अभी भी जयपुर में ही रुके थे और अपनी रानी की तलाश में लगे थे, क्योंकि उनकी रानी गुम हो गई थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। फिर उसने जब नीचे लगी रानी की फोटो देखी तो उसे देखकर वो दंग रह गया। वो किसी की नहीं बल्कि जीजी विशा की ही तस्वीर थी। लकी ने एक बार के लिए उस तस्वीर को देखा और फिर जीजी विशा की तरफ देखने लगा। वो सच में बरना की रानी ही थी। अब लकी को समझ आ रहा था कि क्यों उसने फर्जी आई कार्ड दिया था, क्यों उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे और क्यों वो ये कह रही थी कि वो पहली बार जयपुर आई थी। लकी के सामने अब सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया था। अब लकी उससे बाकी सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वो मेडिटेशन में थी। ऐसे में लकी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जब लकी ये सब सोच ही रहा था तब इधर विराज आराम से शहनाज के साथ बैठकर जिमिनी होटल में खाना खा रहा था। उनकी शादी में बस अब कुछ दिन का ही समय रह गया था और बीते दिनों में वो लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ गए। ठीक इसी वक्त उसने देखा कि उसके फ़ोन पर भीम का फ़ोन आया। जब से अभिराज की पिटाई हुई थी और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तब से विराज लकी की आंखों में कांटों की तरह चुभने लगा था। उसने भीम को इसी काम पे लगा दिया था कि वो लकी के ऊपर नजर बनाए रखे। इसके अलावा उसने लकी से लड़ने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया, लड़कों से बात कर ली। विराज अभी भी अभिराज की उस बात से डरा हुआ था जब उसने कहा कि लकी सच में बहुत खतरनाक था। शहनाज तुम खाना खाओ, मुझे एक जरूरी फोन आ रहा है, मैं बात कर वापस आता हूँ, विराज ने कहा और वहां से निकल गया। वो जैसे ही बाहर आया उसने उधर से भीम से कहा, विराज मैंने एंड्रयू से और मैथ्यू से बात कर ली है, दोनों को कुश्ती से लेकर कुंफू तक सब कुछ सिखा दिया है।
सब कुछ आता है। वो लोग इस बात को भी मान गए हैं कि लकी को मारने के लिए वो आपको ये सब सिखा देंगे। वो काम करने के लिए आने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। वैसे उस लकी के बारे में क्या खबर है? विराज ने पूछा। अभी 3 दिन पहले ही भीम ने उसे लकी के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो कहाँ था और क्या कर रहा था, ये सब उसने विराज को बताया था। विराज ने जब उसके बारे में सुना तो वो थोड़ा सा घबरा गया। बना, उसका तो अभी वही चल रहा है जो चल रहा था। वो अभी शर्मा होटल में रुका है, साथ में वो गोरी सी लड़की है और वो दोनों लोग हर रोज यही कमरे में रुकते हैं। वैसे बना, एक बात है, उस आदमी की किस्मत अच्छी है। भीम ने कहा। हाँ, अच्छा है। रोज रोज ऐसे ही काम करेगा तो खोखला हो जाएगा। ऐसा होने से ना हम लोग उससे और आसानी से निपट सकते हैं। अब मुझे लगता है कि मैं एक बार के लिए शर्मा होटल आता हूँ, वहां देखता हूँ कि मामला क्या है। अच्छा बना, वैसे आपके साथ में शहनाज भाभी साहब ही हैं, वो आएंगी क्या? क्योंकि वो और लकी साथ में पढ़ते हैं, तो ऐसे में कहीं इस चीज़ से उनको कोई गलत मैसेज ना चला जाए, गलत असर ना हो जाए। हो सकता है कि भाभी का दिल पलट जाए और वो आपको मना कर दें। भीम ने कहा। अरे यार, ऐसे आदमी के ऊपर तो किसी को दया नहीं आएगी जो कि एक लड़की के साथ होटल में पड़ा है। मैं जानता हूं कि शहनाज कैसी है, वो मुझे समझती और नहीं भी समझेगी तो मैं उसे समझा दूंगा। एक बार हम सब उसको सबक सिखा देना, उसके बाद हम पुलिस को बुला लेंगे ताकि वो उसे अपने साथ में ले जाए। विराज ने कहा। ठीक है बना, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं उन दोनों को लेकर अभी शर्मा होटल आता हूँ, आप लोग वहां पहुंचे, साथ में अंदर घुसेंगे। भीम ने कहा। इधर विराज ने फोन रखा और फिर शहनाज के पास चला गया। जब विराज ने उसे बताया कि वो लोग कहाँ जाने वाले थे तो शहनाज को उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। वो दोनों विराज की गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद वो लोग शर्मा होटल आ गए। वहां पर विराज भीम के लाए हुए दोनों लोगों से मिल चुका था। एंड्रयू 30 साल के आसपास का आदमी था। उसने काले रंग की टाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके कसे हुए मसल्स पर ढेर सारे चोटों के निशान थे। मैथ्यू की उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। उसने सूट पहना था और उसके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था कि वो कितना खूंखार था। जैसे ही शहनाज की नजर उन दोनों लोगों पर पड़ी तो एक बार के लिए तो वो घबरा गई। वो डरी हुई थी और विराज के पीछे छिप गई। विराज उसकी ये हालत देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने उन दोनों लोगों को कहा आगे जाने के लिए और हाथ मिला लिया। इधर होटल का मालिक भी विराज का स्वागत करने के लिए आ गया था और उसने विराज को देखते ही कहा, आइए विराज बना, आइए भाभी साहब, आज आपको मेरे गरीब खाने में आने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाता। बना, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी? मालिक ने कहा। अच्छा जी, आप इतने मेहरबान इसलिए तो नहीं हो रहे क्योंकि आपके होटल में वेश्यावृत्ति हो रही है। आप चाहते थे ना कि मैं आकर देख लूं? विराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। नहीं बना, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि कोई हमारे होटल के बारे में गलत खबर फैला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत उस होटल के मालिक ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज विराज यहाँ क्यों आया था और वो क्या कहना चाह रहा था। नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर चौथे माले पर जो कमरा नंबर 403 है, उसमें एक लड़का लड़की अभी साथ में रह रहे हैं। मुझे लगता है मैनेजर साहब की इस बात पर आपका ध्यान नहीं किया है। चलो भाई, कोई बात नहीं, मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलवाता हूँ। बोला उस लड़के को और उस लड़की को बाहर, सब पता चल जाएगा। 403। उस मैनेजर को अभी भी ये बात अच्छे से याद थी कि उस कमरे में कौन रह रहा था। उस लड़की को वो कैसे भूल सकता था जिसने अपने कमरे के किराए के बदले अपनी सोने की अंगूठी दे दी। उस अंगूठी की कीमत ही लगभग 2 लाख रुपए के आसपास थी। इसलिए जब उसने अपनी तरफ से आईडी कार्ड भी नहीं दिया तो उससे इस मैनेजर को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने रिसेप्शन पर पता किया तो पता चला कि उस कमरे में एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में रह रहे थे। अब ऐसे में इस बात से विराज को क्या परेशानी हो सकती थी? ऐसा क्या था जिसकी वजह से विराज उस लड़के को और उस लड़की को सबक सिखाने के लिए यहाँ तक आ गया? एक बार के लिए तो उसे ये समझ नहीं आया था, लेकिन वो विराज को मना नहीं कर सकता था। इसलिए वो बस धीरे से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, ठीक है बना, मैं अभी उस लड़के को बाहर बुला देता हूँ और आपके सामने लाकर खड़ा करता हूँ। इधर लकी अपने कमरे में प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक उसने दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनी। कौन है? लकी ने पूछा। लकी जी, क्या आप 1 मिनट के लिए अपने कमरे से बाहर आ सकते हैं? थोड़ा काम है आपसे। लकी उसकी आवाज सुनकर एक बार के लिए चौंक गया। उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इस शहर से बाहर बुलाने के लिए आएगा, लेकिन अब जब वो बाहर खड़ा ही था तो लकी उसे मना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने दरवाजा खोला और उसने देखा कि बाहर 2 वेटर खड़े थे। वो लकी को अपने साथ लेकर नीचे आ गए। जैसे ही लकी ने देखा कि वहां पर शहनाज और विराज खड़े थे तो एक बार के लिए तो वह हैरान रह गया। शहनाज को देखकर तो उसे खुशी हुई, लेकिन उसे विराज के साथ देखकर थोड़ी हैरानी।
लकी को यह भी पता चला कि पिछली बार शिरीन के साथ जो हुआ था उसकी वजह विराज था और वो नाराज था उस वजह से। हेलो विराज। हेलो शहनाज। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो दोनों सच में लकी से ही मिलने के लिए आए थे या बात कुछ और थी। विराज ने गुस्से से उसकी ओर देखा और फिर शहनाज की तरफ देखते हुए कहा, शहनाज देख रही हो, तुम्हारे साथ पढ़ने वाला ये लड़का इस होटल में वेश्यावृत्ति कर रहा है। इससे पहले भी विराज ने लकी के बारे में अब्बास से बहुत कुछ सुना था। अब्बास ने उसे बताया कि लकी भी एक जमाने में शहनाज के पीछे पड़ा था और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था। उसने देखा कि लकी जिस तरह से मुस्कुरा रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी शहनाज का पीछा पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाया था। इसलिए विराज शहनाज के सामने लकी को जितना बदनाम हो सकता था उतना बदनाम करने में लगा था। वो उसे शहनाज की नजरों में पूरी तरीके से गिरा देना चाहता था। क्या? लकी ये सुनकर दंग रह गया। विराज शहनाज के सामने उसके बारे में इस तरह की बात कर रहा था और वो भी गलत बात कर रहा था। वो सरेआम लकी के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहा था। अब उसकी शहनाज की नजर में इतनी इज्जत रह जाने वाली थी क्या? लेकिन लकी को यह समझ नहीं आ रहा था कि विराज उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहा था। जब वो उसे बारबेक्यू की दुकान के बाहर मिला था तब तो लकी के ऊपर विराज का अच्छा इंप्रेशन था। क्या कह रहे हो तुम? ये कहने से क्या होता है? वो जो लड़की तुम्हारे साथ कमरे में तुम्हारे साथ रह रही है वो है कौन और तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे? विराज ने पूछा। वो लड़की तो लकी को मालूम था वो और जीजी विशा तो सिर्फ कमरे में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे। उसके मन में जीजी विशा के लिए कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए जैसे इल्जाम विराज उसके ऊपर लगा रहा था। लेकिन बाहर के लोग उन दोनों के बारे में ऐसा सोच रहे थे, इस बात का लकी को जरा भी अंदाजा नहीं था। वो लड़की तो क्या नहीं बता पा रहा ना, क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है, समझे क्या? विराज ने हंसते हुए कहा। लकी ने विराज की बात सुनी और उसके बाद वो सीधा शहनाज के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो भी लकी को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। इस बात से साफ हो गया था कि उसने भी विराज की बात पर विश्वास कर लिया था। लकी शहनाज का गुस्सा होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जोर से कहा, नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक कमरे में क्या कर रहे हो? अभी उस लड़की को बुलाओ, हम उससे अभी उसके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि तुम लोग दिन रात कमरे में क्या करते हो। भीम, जाओ और उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल कर लेकर आओ, विराज ने कहा। जी बना, भीम ने कहा और फिर उस लड़की को लाने के लिए ऊपर चला जाने लगा। लकी को अचानक याद आया कि जीजी विशा कमरे में मेडिटेशन कर रही थी। लकी को शक था कि शायद उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। अगर ऐसे हाल में शहनाज उसे देखती तो उसके और शहनाज के मन में दूरियां हमेशा के लिए और ज्यादा बढ़ जाती। अब लकी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि वो कैसे न कैसे करके उस आदमी को जीजी विशा के कमरे में जाने से रोक सके। लकी ने जोर से कहा, तुम्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जो भी बात करना चाहते हो यहाँ मुझसे करो, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। भीम ने उसे घूरते हुए देखा। लकी को लगा कि वो रुकने वाला था नहीं, इसलिए उसने फिर से कहा, ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हो सकता है कि वो सिर्फ तुम्हारे बुलाने से नीचे ना आए। भीम ने फिर से उसे देखा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जीजी विशा नीचे आती? क्या कुछ घटना घटने वाली थी? बहुत बुरा। लकी और शहनाज के बीच दूरियां क्या बढ़ने वाली थी? क्या शहनाज लकी से अब कभी मिलने वाली नहीं थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।